गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना फर्स्ट क्लास है इंटर लॉ का। मेरे सर के ऊपर हमेशा सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ रहता है, दिख रहा होगा, इंटर लॉ। और आज अपनी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा भी, पर पहले मैं कोर्स का सारा डिटेल इंट्रोडक्शन, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। बुक्स क्या होंगी, क्लासेस कैसे होंगी, वो सब मैं बता दूंगा। एंड देन आई विल स्टार्ट अ टॉपिक। आज पढ़ना भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूं ये सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है। कंपनी सेक्रेटरी को मैं अलग से पढ़ाता नहीं। सीए एंड सीएमए ये दो तरह के स्टूडेंट्स है। सीए सीएमए का जो सिलेबस होता है इट इज ऑलमोस्ट लाइक कॉमन, काफी हद तक कॉमन है, बट यस देन देयर आर सेपरेट चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स सीए में होते हैं, सीएमए में नहीं होते, कुछ सीएमए में होते हैं, सीए में नहीं होते। तो सेपरेट चैप्टर्स का क्लासेस अलग अलग होता है, बट बाद बाकी शुरुआत हमेशा कॉमन एक साथ होती है। आई एम टीचिंग 3 सब्जेक्ट्स दिस टाइम, 3 सब्जेक्ट्स एक्चुअली। पहला सब्जेक्ट जो है वो है लॉ, जो स्टार्ट हो गया अभी। सेकेंड सब्जेक्ट दैट विल स्टार्ट विल बी इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स में ऑलरेडी मेरा 5 इयर्स का बैच चल रहा है, उसकी फीडबैक बहुत जबरदस्त है, रिवीजन वीडियोस वगैरह जा रहे हैं। एंड तीसरा सब्जेक्ट दैट आई विल स्टार्ट विल बी इंटर ऑडिट। तो ये सीक्वेंस रहेगा हम लोग का। पहले लॉ स्टार्ट हुआ, फिर इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ, फिर ऑडिट स्टार्ट हुआ, ठीक है। लॉ एंड इनकम टैक्स जो है ये ग्रुप 1 में आता है, ऑडिट हमारे ग्रुप 2 में आता है। एक चीज जो मैं तुमको क्लियर बता सकता हूं, द लेवल ऑफ नॉलेज दैट यू विल गेट इन माई क्लासेस वो एकदम अनपैरेलल रहेगा, ठीक है, एकदम अनपैरेलल। कोई भी सब्जेक्ट बोल लो, जो तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, इवन इन इनकम टैक्स आई एम टेलिंग यू द लेवल दैट आई विल गिव यू विल बी 10 टाइम्स मोर कंपेयर टू एनी अदर टैक्स क्लासेस दैट यू विल एवर सी। और मेरे रिवीजन, मेरे डेमो, वो सब तो यूट्यूब पे ऑलरेडी रहेंगे ही कंपेयर करने के लिए। तुम आज कंपेयर करो, चाहे 6 महीने बाद कंपेयर करो। तो ये अपना पूरा सब्जेक्ट्स का रेंज रहेगा। अब लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड पे आप देखो, 3 बुक्स आर देयर फॉर सीए, येलो, रेड एंड ब्लू। ये सीए का बुक्स है। एंड सीएमए स्टूडेंट्स विल गेट 4 बुक्स, 1 2 3 4 बुक्स आएगा। जो सीएमए के स्टूडेंट है उसको 4th बुक बाद में मिलेगा, ठीक है। सीएमए का नया सिलेबस आ गया तो 4th बुक में एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं, वो बाद में मिलेगा, ओके। तो सीए स्टूडेंट्स विल गेट 3 बुक्स एंड सीएमए विल गेट 4 बुक्स। 4th बुक विल कम लेटर ऑन। स्टार्ट हमेशा बैच होता है कंपनी लॉ से, ठीक है। हमेशा कंपनी लॉ से बैच चालू होता है। ये अभी कंपनी लॉ का एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, बोर्ड पे देख लो। येलो बुक जो तुमको मिला है ना, दिस वन, दिस इज कंपनी लॉ का मैट। ये बुक तुमको मिला है, इसमें पूरा सारा का सारा थ्योरेटिकल ज्ञान है, मतलब सारे चैप्टर्स का कंप्लीट थियरी, एकदम डिटेल में एक एक चीज, डायग्राम, समरी चार्ट, टीचर्स नोट, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज देयर। फिर ब्लू बुक जो है दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर मैट, ठीक है। तुमको टेढ़ा लिखा हुआ, पता नहीं पढ़ पा रहे हो कि नहीं। द ब्लू बुक इज क्वेश्चन एंड आंसर मैट। तो मतलब जो भी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा उसके पूरे सॉल्व क्वेश्चन आंसर किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना चाहिए, वो सब कुछ पूरा ब्लू बुक में दिया हुआ रहेगा, ओके। रेड बुक जो है दैट इज अदर लॉज, वो अभी हम लोग को नहीं चाहिए। हमारा बैच हमेशा स्टार्ट होता है कंपनी लॉ से। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लासेस विल बी कंपनी लॉ। तो अभी आप जब आओगे ना मेरे पास, तो आप 2 बुक लेके आओगे साथ में, एक येलो वाला और एक ब्लू वाला। ब्लू वाला बुक पक्का लाना, ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर तो नहीं लाएंगे, वो भी लाना है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर मैं क्लास रूम के अंदर डिस्कस करूंगा तुम लोग के साथ, ठीक है। तो यू विल कैरी 2 बुक्स, येलो एंड ब्लू, ओके। नाउ एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूं और फिर मैं पढ़ेंगे कैसे वगैरह उसमें जाते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एक बार सिलेबस दिखा रहा हूं सीए इंटरमीडिएट का। सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में आप देख लो, ये सब चीजें तो बार बार आती रहेंगी, पर क्या है कि ये पहला क्लास है, इंट्रो क्लास, इसलिए फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वरना ये इसको याद करने की चीज नहीं है। सीए इंटरमीडिएट में सिलेबस में 2 पोर्शन है। पार्ट 1 60% एज यू कैन सी इज कंपनी लॉ एंड पार्ट 2 40% इज अदर लॉ। पेपर 100 मार्क का नहीं आता, पेपर 120 मार्क का आता है, ये सुन लो। ये तुम लोग नहीं जानते हो, तुम समझ जाओ मेरे से। पेपर जो आएगा वो 100 मार्क का नहीं, 120 मार्क का होता है, जिसमें 20 मार्क्स चॉइस होता है। दे गिव यू चॉइस, ये कर लो या वो कर लो। तो पेपर सेट 120 मार्क का होता है, पर आपको अटेम्प्ट कितने का करना है, 100 मार्क का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम जब ये परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हो तो डोंट मल्टीप्लाई इट विद 100, यू मल्टीप्लाई इट विद 120। तो 60% ऑफ 120 इज हाउ मच, 72 72, करेक्ट बोला मैंने। तो 72 मार्क का पेपर सेट होगा कंपनी लॉ से, और 40% ऑफ 120 इज 48 मार्क्स, तो 48 मार्क्स सेट होगा तुम्हारे अदर लॉ से, ठीक है। सॉरी होता क्या है, सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट फोकस कंपनी लॉ पे रहता है, और अदर लॉ जो रहता है उनका खराब हो जाता है, उसकी अच्छे से वो तैयारी नहीं करते, ठीक है। इसका बहुत बड़ा नुकसान एग्जाम हॉल में जाके झेलना पड़ता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं
तुम अपने दिमाग में 60-40 नहीं सोचोगे, तुम अपने दिमाग में सोचोगे 50-50। क्या सोचोगे तुम अपने दिमाग में? 50-50 कि 50 नंबर कंपनी वाला, 50 नंबर का अदर लॉ। तुम अपने दिमाग में यही सोच के चलो, तब तुम अदर लॉ को प्रॉपर इज्जत देके पढ़ोगे और तुम्हारे नंबर जोर से ऊपर जाएंगे लॉ के अंदर। 2 टर्म पहले अभी लास्ट 3-4 टर्म से इंडिया में जो भी रैंक 1 2 3 आ रहा है उसमें से एक स्टूडेंट मेरा ही रहता है। और एक स्टूडेंट थी, शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, आई थिंक शी गॉट 90 इन लॉ। 90 लाना थियरी पेपर में, तुम जानते हो बहुत बड़ी बात है। और ये बोर्ड का थ्योरी नहीं, 11-12 का। 11-12 में तो 90 वो लोग ऐसे बांटते हैं, 90, 95, 99, अच्छा 105 चाहिए लो 105। यहाँ वैसा नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये सब। CA-CMS कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ 90 लाना मतलब लाइक एग्जामिनर के लिए मतलब नंबर काटने को बचा नहीं होगा कि कहाँ काटे इस लड़की का नंबर, ऐसा हालत रहा होगा। ठीक है, तो तुम अगर एफर्ट डालोगे ना अदर लॉ में, तुम भी चले जाओगे उस 90 पे। सिलेबस देख लो, अदर लॉस के अंदर ना सर सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्लेवर तुमको मालूम होगा फाउंडेशन से, बट यहां वो फ्लेवर और बहुत जोर से एक्सप्लोर होने वाला है। ठीक है, कंपनी लॉ में देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स, ये कंपनी लॉ में सारे चैप्टर्स का लिस्ट है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स। ये है सीए इंटर का सिलेबस। सीएमए इंटर का सिलेबस जो है वो ज्यादा डाइवर्स है, ये सीएमए का नया सिलेबस है। अब की बार इन्होंने क्या किया, सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो पहला पेपर होता है वो अकाउंट्स नहीं, वो लॉ है। द फर्स्ट पेपर विल बी लॉ, पेपर नंबर 5। 1 2 3 4 पेपर जो होता है वो फाउंडेशन को बोलते हैं वो लोग। पेपर 5 इज द फर्स्ट पेपर, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये 4 पार्ट में कमर्शियल लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉज है, कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी लॉ 40 मार्क का है, एंड बिजनेस एथिक्स 15 मार्क का है। थोड़ा चेंज हुआ है, अच्छे अच्छे चैप्टर्स आए सिलेबस में। कॉमन सिलेबस जो है वो एक साथ करेंगे, और जो सेपरेट चैप्टर्स होते हैं ना थोड़े बहुत, वो अलग से किए जाएंगे। ठीक है, ये एक डिस्कशन हो गया। नाउ वी कम टू बुक। ठीक है, अब बुक में आ जाओ। कंटेंट्स खोलो, कंटेंट सर। अभी 30 मिनट्स तक आई विल गिव यू ऑल दैट इंट्रोडक्शन, फटाफट दूंगा, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, फटाफट सारा इंट्रोडक्शन होगा, सब चीज के बारे में एक एक चीज। ये कंपनी का बुक खोला, कंटेंट्स आया। कंटेंट्स में पहला टॉपिक क्या लिखा है? पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन कोर्स डिटेल्स, बगल में लिखो सेल्फ रीड। मतलब एक स्टूडेंट जानना चाहता है ना कि सर कोर्स का क्या डिटेल होगा, एग्जाम कब है, अमेंडमेंट्स आएंगे तो क्या करूंगा, ये वो सब डिटेल मैंने सब लिंक विंक सब इसके अंदर डाल दिया टाइप करके। पहले ये चीज 4 पेज का जो है ना, ये क्लास में बोल बोल के लिख के टाइम वेस्ट होता था, तो अब नहीं, सीधा है, तुम हमेशा देख सकते हो। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड वो चीज है जो हर स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे लिखे, थ्योरी में नंबर नहीं आता मेरा, तो पूरा प्रेजेंटेशन में लिख के दिया हूं। अगेन सेल्फ रीड। तो ये दो, मैं ऐसा नहीं कि मतलब तुमको मतलब मैं एकदम बताऊंगा नहीं, मैं तो बताते रहूंगा बीच में, पर मैंने प्रिंट में भी लिख के तुमको दे दिया कि हमेशा तुम्हारे पास रहे। ठीक है, थर्ड क्या दिख रहा है? कंपनी लॉ बेसिक्स, ये आई विल टीच, इसमें कुछ मत लिखो, ये मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई विल टीच यू कंपनी लॉ बेसिक्स एंड देन आई विल गो टू चैप्टर। तो आज हो सकता है कि आज की क्लास ना इंट्रोडक्शन और कंपनी लॉ के बेसिक्स में निकल जाए, मे बी कि हम लोग चैप्टर में जा नहीं पाए, या गए तो बस हल्का सा मैं दिखा दिया, उतना ही हो पाएगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर मेन पढ़ेंगे, कंपनी लॉ का बेसिक्स। हो सकता है तुम कंपनी लॉ का बेसिक्स ऑलरेडी जानते हो, तुमने फाउंडेशन में किया हो, बट फिर भी एक बार वो रिकैप कराना जरूरी है। जब मैं पढ़ाऊंगा आई विल नॉट अज्यूम एनीथिंग, मतलब आई विल अज्यूम कि तुम्हें नहीं पता है और मैं 0 लेवल से ही पढ़ाऊंगा, तो हम लोग 0 से हाई फाई पे मूव करेंगे। ठीक है, अज्यूमिंग कि तुमको नहीं आता। ओके, ये अपना कंटेंट्स है। कंपनी लॉ के कंटेंट्स में आपको कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं? देखो तो 20 चैप्टर होंगे, देखो नीचे 20 चैप्टर दिख रहे हैं। अच्छा, 20 में से जो 17 चैप्टर है ना, 17 चैप्टर्स, दैट इज कॉमन इन सीए एंड सीएम में, वो कॉमन है। और जो लास्ट का 3 चैप्टर है ना, 18, 19, 20, वो सिर्फ सीए के लिए है। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में, हाईलाइट भी कर दिया है, ये देखो दिख रहा है, नॉट फॉर सीएमए लिखा हुआ है। तो अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं, और अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो आपको 17 चैप्टर पढ़ना है, आपको वैसे ही क्लास मिलेगा। ठीक है, सो लास्ट 3 चैप्टर में आई विल इन्फॉर्म इन एडवांस कि सीएमए के स्टूडेंट्स अब आपको नहीं करना है, आपका अलग चैप्टर चालू होगा। अच्छा, चैप्टर्स के बाद अपने को क्या दिख रहा है सर? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में देखो बहुत सारा छोटा छोटा चीज डाला हुआ है, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी है जो मैं पढ़ाऊंगा
और कुछ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। कौन सा मैं पढ़ाऊंगा, लिख लो डेफिनेशंस। टीच मतलब मैं पढ़ाऊंगा तुमको डेफिनेशंस, ठीक है। सेकंड आपको क्या दिख रहा है, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, मतलब कंपनी लॉ में ना बहुत सारे फॉर्म जमा करने पड़ते हैं आरओसी के पास, बताऊंगा मैं। तो वो फॉर्म्स का पूरा कंप्लीट लिस्ट है, ताकि कभी भी भटकना नहीं पड़े, कहीं खो नहीं गया, सब यहीं पे आपके लिए। तो ये रेफरेंस के लिए। ये सारे फॉर्म्स मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो उसके अंदर पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चैप्टर के अंदर हम लोग सारा फॉर्म्स पढ़ते जाएंगे। थर्ड सर क्या दिख रहा है, डीमैट, टेबल ए, टेबल एफ, टीच, ये मैं पढ़ाऊंगा। फोर्थ, नेक्स्ट डी नंबर अपेंडिक्स क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लो, एफ आई सिंगल एल होगा, डबल एल नहीं। देखो डबल एल का मतलब होता है फिलिंग, सिंगल एल का मतलब होता है फाइलिंग। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन फाइलिंग, एफ आई एल आई एन जी, फाइलिंग, और डबल एल मतलब फिलिंग, तो वो फाइलिंग होना चाहिए, ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और चीजों के बगल में आप लिख लो ऐसे, वो समय के साथ साथ डिस्कस होता जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार कंटेंट्स के साथ हम लोग का एक अक्वेंटेंस, एक परिचय हो गया। हटा रहा हूं इसको, बंद कर दो इसको, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग वाला पार्ट, कंप्यूटर लॉ बेसिक्स, कुछ इंट्रोडक्शन। कॉपी में आ जाओ। अब थोड़ी देर के लिए ना हम लोगों का कॉपी वर्क रहने वाला है, ओके। जो स्टूडेंट्स गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप में कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, जब जब मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखूं कॉपी नोट्स, वो आपको कॉपी करना, उसमें आलस मत करना। राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना एग्जाम में थ्योरी नहीं लिख पाओगे, तो सारा राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ ही क्लास में करना है, अलग से कोई होमवर्क नहीं रहने वाला, ओके। नाउ आई विल डिस्कस few basic things, our learning approach, okay, listen to me। पहले मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरे बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं जस्ट बता रहा हूं। आई एम अ CA एंड अ CS, आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट माई एकेडमिक्स। मेरे को पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है, शुरू से आई हैव बीन अ टॉपर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। CA इंटर में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 43, CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक था 19 एंड CS कंपनी सेक्रेटरी फाइनल में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 7। तो हमेशा से पढ़ाई में बहुत मैं स्ट्रांग रहा हूँ, मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। मुझे पढ़ाते हुए 10.5 years हो गए हैं। आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 साल मैं जॉब करने गया था KPMG में। जो लोग नहीं जानते आपको बता देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती है ना, जिनको हम लोग अकाउंटिंग या ऑडिटिंग फर्म्स बोलते हैं, तो वर्ल्ड में टॉप 4 जिनको बेस्ट 4 बोला जाता है, बिग 4 बोला जाता है। देयर आर बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड, PwC, KPMG, डेलॉयट, अर्न्स्ट एंड यंग। ये सब नाम तुम लोग सुनोगे, आज शायद नहीं सुना होगा तो अभी सुन लोगे, धीरे धीरे पता चलेगा। तुम लोग सबका भी एक दिन होगा जब तुम लोग भी इसमें जाओगे शायद काम करने। तो आई वॉज इन वन ऑफ देम, KPMG के अंदर में था, ठीक है। तो मैं 1 साल वहां पे गया था, चेन्नई गया था मैं, मेरा पोस्टिंग चेन्नई में था, तो KPM चेन्नई में 1 साल काम किया। उसके बाद आई केम इन टू टीचिंग, और तब से मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ। सो अभी राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड लाइक 10.5 years ऑफ टीचिंग, 10.5 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। आई एम 35 years ऑफ एज, ऑब्वियसली मैरिड। आई हैव मेरे अभी 1 साल पहले ट्विन बेटियां पैदा हुई है। हमारे घर में 3 बच्चे हैं एक्चुअली, 1 साल के, तीनों एक ही एज के। विकास भैया के एक लड़का है, मेरा छोटा भैया विकास, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। विकास भैया तुम लोग हर किताब में देखोगे उनका नाम लिखा हुआ है। ही इज 3 years यंगर टू मी। तो उनके एक बेटा है, मेरे ट्विन डॉटर्स हैं, तीनों 1-1 साल के हैं घर पे। तो उस तरह का एक माहौल रहता है, हर वक्त घर में खिचड़ी जैसा। वी आर अ जॉइंट फैमिली, आई कम फ्रॉम अ बिग जॉइंट फैमिली। अब पर्सनल लाइफ के बारे में तो बता दिया मैंने, अब प्रोफेशनली ये टीचिंग चल रहा है, और मुझे टीचिंग में ही बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मुझे कोई और चीज़ में उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता, या सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं मिलता जितना मुझे काम से मिलता है। मतलब आई कम टू द सेंटर अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब समझ लो 7:30 के रेंज में आई कम टू द सेंटर।
दिस सेंटर एंड देन आई लीव एट सेम टाइम 7:30 PM। तो मेरा 12 घंटे का वर्क रहता है। इवन संडेज को भी मैं वर्क करता हूँ, कुछ रिवीजन करा दिया, कुछ बैचेस दे लिए, इस तरह से बहुत काम होता है। मतलब क्लासेस लेने के अलावा बुक क्रिएट करना, उसमें बहुत मेहनत होता है, फिर रिवीजन कराना, रिवीजन के नोट्स बनाना, उसमें टाइम लगता है, फिर यूट्यूब में कोई चीज़ के ऊपर बोलना, ओपिनियन देना, मोटिवेशन करना, तो हर चीज़ ये चलते रहता है। स्टूडेंट लोग से मैं फ़ोन कॉल पे बात भी करता हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तुम सबका नंबर मेरे फ़ोन में सेव रहता है। तो मेरा नंबर तुम सबके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ ही है, वो तुम लोग को मिलता ही है। तो उसी नंबर से तुमको सारे मेरे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन जाते हैं, जो भी वो की वगैरह होता है सब वहीं से आता है, ठीक है। तो कई बार कैसा होता है कि स्टूडेंट लोग को बात करना होता है तो मैं कॉल पे बात भी कर लेता हूँ, कॉल बैक करके उनको। ये हुआ पढ़ाने का। अब तुमको पढ़ना कैसे है, हम लोग का पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, उस पर बात करते हैं। माई टीचिंग अप्रोच इज वेरी सिंपल। क्लासरूम के अंदर मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। तुम लोग अभी एक 11-12 फाउंडेशन मोड से निकल के इंटर में पहली बार घुसे हो। तुम्हारा जो पढ़ने का आज तक का एक स्टाइल रहा है वो अब नहीं रहेगा। मतलब छोटे कक्षा में क्या होती है कि क्लासेस 1-1.5 घंटे की होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ क्लासेस मिनिमम 2 आवर्स की होती है, ठीक है, 2 घंटा उसी रेंज में होता है। और जब तुम बड़े और हो जाओगे, फाइनल में जाओगे, तो क्लासेस 3-3.25 घंटे की होती है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, छोटे क्लासेस में जब तुम पढ़ रहे होते हैं 11-12 फाउंडेशन में, तो एक क्लास जब टीचर लेते हैं तो वो कंटेंट बहुत कम देते हैं और इधर उधर की बातें, हंसी मजाक, वो सब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बड़े लेवल्स पे वैसा नहीं होता, क्योंकि कंटेंट इतना है, सिलेबस इतना है ना, कि अगर हम लोग क्लास में हंसी मजाक करने लग गए, नाच गाना करने लग गए, तो वो सिलेबस नहीं खत्म होगा। एंड आज तुम शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी, तुमको लग रहा है ओ मेरा एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, 8-9 महीने बाद है, वो 8-9 महीना भी आता दिखेगा। तो शुरू में क्या होता है, स्टूडेंट्स हैव दिस टेंडेंसी दैट उनको नॉलेज से ज्यादा मस्ती चाहिए, लेकिन जैसे से समय बीतता है 2-3 महीने, वो खुद सीरियस हो जाते हैं, वो टीचर से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि सर सिलेबस करा दो, जाने दो, बस हो गया बस। तो मैं शुरू से ही क्लास में अच्छा खासा कंटेंट कवर करते रहूंगा, सिलेबस पढ़ाता रहूंगा। क्लास 1 से लेके क्लास नंबर 80 तक हमारा जो पूरा एक कंटेंट का फ्लो है बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। ओवर चाप भी नहीं रहेगा, हल्का रहेगा। अगर कभी हंसी मजाक होती भी है तो पढ़ाई रिलेटेड होगी, उसके अलावा कोई चुटकुले का वो, आई एम नॉट अ स्टैंड अप, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आई एम नॉट दैट, ठीक है। मेरे एक टीचर थे, ओके, वो मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मतलब वो हर क्लास में 10 मिनट का स्टैंड अप करते थे अलग से, और हम लोग क्लास उसी लिए जाते थे बस, क्योंकि जो वो पढ़ाते थे वो तो सर के ऊपर जाता था तो, पर वही 10 मिनट सबसे अच्छा लगता था। बट वैसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एंड में फिर बहुत सिलेबस का बहुत इशू हो जाता है। तो क्लासेस का पूरा रिदम अच्छा चलेगा। तुम लोग कॉपी नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करना। मैं तो, तुम देखोगे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तुम लोग को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब क्लासेस मैं लिखने लगूंगा बोर्ड पे। माई हैंडराइटिंग इज क्वाइट डिसेंट, क्वाइट गुड, ओके। और क्योंकि मैं सेम कॉपी फॉर्मेट मेंटेन करके लिखता हूं, तो तुम लोग का नोट्स भी एकदम वैसा ही बनेगा। जैसे तुम देख रहे हो, इट्स अ रूल्ड कॉपी, यू कैन सी इट्स अ रूल्ड कॉपी, तो मैं वैसे ही लिखूंगा। मेरा मतलब मैं कोई चीज लेफ्ट में लिख रहा हूं, तुम भी लेफ्ट में लिखोगे, मैं राइट में लिख रहा हूं, तुम भी राइट में लिखोगे, तो सेम लुक्स, मतलब जो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। तुम्हारा कॉपी नोट्स एकदम फेयर तैयार होते चला जाएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी आदत होती है कि क्लास में रफ कॉपी करेंगे, घर जाके फेयर करेंगे। मेरे केस में वो नौबत नहीं आएगा। मेरा कॉपी जो तुम बनाओगे वो अपने आप में फुल एंड फाइनल फेयर वर्क रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अलग से कोई फेयर जाके कहीं पे लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। दैट्स अ टोटल टाइम वेस्ट, आई एम टेलिंग यू। वॉट एवर राइटिंग प्रैक्टिस यू नीड, आई विल डू विथ यू इन द क्लास इटसेल्फ। मैं क्लास ही में लिखना चालू करूंगा, क्लास ही में बनाऊंगा, मेरे साथ ही फेयर कॉपी बनाते चले जाओगे। क्या कॉपी नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जब तुम बैच खत्म हो जाता है, जब घर में रिवाइज करने बैठते हो, तो सबसे ज्यादा तुमको ना कॉपी बचाता है, कि कॉपी में एक बार छोटे में लिखा हुआ है, क्रक्स में लिखा हुआ है, फिर हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डायग्राम्स बना हुआ है, तो उससे तुम्हारे रिदम में आ जाता है पूरा। वो तुमको फिर से याद नहीं लगता, हाँ सर ने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, तो तुम्हारा रिविजन बहुत स्मूथ हो जाता है। समझ रहे हो? तो कॉपी नोट्स आर इंपॉर्टेंट, और वो मैं मेंटेन कराऊंगा। यू डोंट हैव टू क्रिएट फेयर कॉपी और एनीथिंग, वो मैं कराऊंगा। स्टेशनरी को लेके आई एम वेरी पिकी, मतलब मतलब जब भी तुम पढ़ो अपने साथ 4-5 स्टेशनरी में बोल रहा हूं, वो पक्का रख लेना। एक तो 3 अलग अलग कलर के पेन चाहिए, रेड, ब्लू, ब्लैक। ये 3 अलग अलग कलर के पेन आप लोग आज फर्स्ट क्लास से नहीं लाए हो, कोई बात नहीं है। और वैसे भी सबसे पहले मैं ही क्लासेस पढ़ाना चालू कर रहा हूँ एकदम अर्ली, अभी जस्ट रिजल्ट्स आया, और बाकी बैचेस आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट के चालू होंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ तुमको हर जगह करना है, ये नहीं कि खाली मेरे लिए। यू ऑलवेज कैरी अ स्टेशनरी बैग,
इवन टुडे टिल दिस डेट आई एम 35, मैं तुमसे काफी बड़ा हूं, ओके, मे बी ऑलमोस्ट डबल। मेरे पास भी एक स्टेशनरी बैग रहता है अभी भी, हमेशा मैं उसमें अपना सारा स्टेशनरी हर वक्त कैरी करता हूं, बिकॉज आज अगर तुमको पढ़ा रहा हूं तो मेरे को भी तो पढ़ना पड़ेगा, तुमको लिखा रहा हूं तो मेरे बुक में तो बगल में लिखा हुआ होना चाहिए। तो स्टेशनरी इज इंपॉर्टेंट। 3 कलर पेन पक्का रखना है, एक रेड, एक ब्लू, एक ब्लैक। माई पर्सनल फेवरेट इज ऑलवेज रेड पेन। मैं हमेशा रेड पेन से ही बुक में मार्किंग करता हूं, लिखता हूं, ठीक है, वो मेरा फेवरेट था हमेशा। मेरे पॉकेट में यू विल सी देयर इज अ रेड पेन, पॉकेट में होगा, टेबल पे लिखा होगा। हाइलाइटर्स, हाइलाइटर्स आपको 2 कलर के अपने पास रखने हैं, अलग अलग कलर के हाइलाइटर। मेरा प्रेफरेंस होता है पिंक एंड ऑरेंज, थोड़ा डीप होता है, इसलिए आई प्रेफर दैट। येलो कलर का हाइलाइटर मुझे उतना प्रेफरेबल नहीं लगता, बिकॉज वो तुम लिख देते हो ना बुक के ऊपर, अगर हाइलाइटर चलाओगे तो काफी समय के बाद जब बुक बंद होती है, खुलती है ना, तो वो येलो कलर एकदम फेड हो जाता है, तो वो दिखता भी नहीं कि मैंने कभी हाईलाइट किया था। तो यू कैरी थोड़ा सा डीप कलर। ब्लू ग्रीन कलर का हाइलाइटर कतई मत लेना, वो इतना डीप होता है कि जो लिखा है वो भी मतलब दिख नहीं पाएगा। ऑलवेज प्रेफर पिंक और ऑरेंज कलर का हाइलाइटर, सबसे सही रहता है। एक वाइटनर आप अपने साथ जरूर रखोगे। वाइटनर इफ यू डोंट नो, मैं एक बार शो कर देता हूं तुमको, आप पता है इसमें गूगल ड्राइव में आ रहा है कि नहीं, इसमें लैपटॉप, इस तरह का एक वाइटनर आता है, ठीक है, इट्स नॉट लिक्विड, जस्ट ऐसे ओपन किया, स्टेशनरी से स्वाइप कर लिया। बिकॉज क्या होगा, पढ़ते वक्त कई बार कट्टम कुट्टा होगा, और जब हम लोग कट्टम कुट्टा कहीं करते हैं ना, वो आंख को चुभता है, और कट्टम कुट्टा के आगे पीछे लिखा हुआ दिखना बंद हो जाता है। तो यू प्लीज कैरी दिस वाइटनर। ये सब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, पर ये तुम्हारे कॉपी नोट्स को, तुम्हारे बुक नोट्स को एकदम उठा देगा ऊपर, ठीक है। तो जहां भी गड़बड़ है, हल्का सा वाइटनर चला लिए, ये एकदम कोई लिक्विड नहीं, इट्स अ टेप टाइप ऑफ वाइटनर, ये मिलता होगा मार्केट में, देख लेना। नेक्स्ट थिंग, पोस्टिट रखोगे अपने साथ आप। पोस्टिट्स इसको बोलते हैं, जैसे आई कैरी कलर्ड पोस्टिट्स विथ मी, ठीक है। पोस्टिट विजिबल है कि नहीं है, मतलब ये क्या होता है कि जैसे तुम एक बुक पढ़ रहे हो, तो बुक में कौन से पेज में जाना है, अलग अलग पेज में जाना होता है ना, तो अभी जो टॉपिक पे तुम पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, वहां पे एक पोस्टिट लगा के रख दिया। ये तुमको लगेगा कि सर ये क्या आज बच्चा बुद्धि कर रहे हैं, केजी वाला चीज बना रहे हैं, पर यार ये सब इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिवीजन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि पोस्टर लगाया हुआ नहीं था, किताब खोल के मतलब ढूंढना पड़ा, उसी में मन नहीं पढ़ने के ना 100 बहाने होते हैं। पढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए, पर नहीं पढ़ने के ना, मैं आपको बता रहा हूं 100 बहाने होते हैं। इवन अ स्मॉल थिंग विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम स्टडीज। एक छोटा सा कुछ जगह नहीं पढ़ेंगे, तो एक पोस्टर लगा हुआ नहीं, किस पेज पे जाना, भट नहीं पढ़ेंगे, आज थक गए हम जीवन से, तो होगा। तो ये सब चीज तुमको हेल्प करेगा कि जब तुम कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो भी करंट टॉपिक चल रहा है, वहां पोस्टर लगा दिया, तो तुरंत वहां पन्ना खोले, पढ़ना चालू, ठीक है। बगल में लिखना, बुक में मैं बहुत लिखाऊंगा, कॉपी नोट्स तो है ही, इसके अलावा बुक में जब अपने पढ़ेंगे ना, दुनिया भर का आई विल राइट कैप्शंस, मार्किंग्स, दिस दैट विथ यू, वो पढ़ने में बहुत हेल्प करता है, उससे रिवीजन फास्ट होता है। नॉर्मली तुम एक ब्लैंक पेज जब पढ़ते हो, लिखा हुआ टाइप किया हुआ, इट टेक्स 5 मिनट्स, और वही जब पूरा मार्किंग मार्किंग रहता है ना, इट टेक्स 1 मिनट ओनली टू रीड 1 पेज। तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब स्टेशनरी अपने साथ हमेशा कैरी करोगे, ठीक है। कॉपी का जहां तक सवाल है, वो आपकी चॉइस है, आप व्हाइट कॉपी यूज कर सकते हो या लाइन वाली कॉपी जो मैं दिखा रहा हूं बोर्ड पे। मैक्सिमम स्टूडेंट लाइन वाली कॉपी यूज करते हैं, मुझे पर्सनली भी लाइन वाला कॉपी थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। बट व्हाइट कॉपी में भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी अच्छा प्रैक्टिस है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेशनरी। अब वापस से कॉपी नोट्स पे आते हैं नीचे। कॉपी में हेडिंग फर्स्ट क्लास। कॉपी में इंडेक्स जरूर मेंटेन करोगे, मतलब कॉपी का पहला 1 या 2 पेज छोड़ देना इंडेक्स बनाने के लिए, और इंडेक्स में लिखते रहना फर्स्ट क्लास ये पढ़ाया गया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, जैसे आज की क्लास का थीम क्या है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। आज की क्लास का कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। तो ये आज की क्लास का थीम है, फर्स्ट क्लास ये थीम है, और फिर उसके बाद जाके पेज नंबर लिख लेना, कॉपी का पेज नंबर इतना से इतना, कॉपी में पेज नंबर दो, ठीक है। बहुत फायदा होगा, रिवीजन के टाइम पे ढूंढना एकदम आसान हो जाता है। ओके, अब आ जाओ, मैं कॉपी में लिखने जा रहा हूं, यू स्टार्ट विथ मी।
लर्निंग अप्रोच में 3 बातें मैं तो फॉलो करवाऊंगा ही, पर तुम भी याद रखना हमेशा। नंबर 1 क्या है? 100% कवरेज। नेवर एवर आस्क मी कि सर एग्जाम में मैं देने जा रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बता दो, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। कभी मेरे से मत पूछना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पेपर मैं सेट करने नहीं जाता, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले टर्म में जो आया, नेक्स्ट टर्म में पूरा का पूरा पेपर पैटर्न पलट के रख देंगे वो लोग, और तुम सोचते रह जाओगे। तो ऑलवेज ऑलवेज 100% कवरेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर तुम पहले से पढ़े हुए नहीं हो, सपोज मान लो तुम्हारा एग्जाम है मई जून में, तुम 1 महीना पहले मेरे को फोन करोगे और बोलोगे कि सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। पहली बात तो मेरे पास कोई बैटरी नहीं है ना, कैसे तुम्हारे पीछे हाथ में लगा दूंगा, तुम चार्ज हो जाओगे। सारा मोटिवेशन जो है ना 10 मिनट के अंदर उड़ जाएगा जैसे किताब खोलोगे। कोई मोटिवेशन चार्ज नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देयर इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स सेवरल मंथ्स। मोटिवेशन देने से तुम बदल नहीं जाओगे, ओके। और अगर तुम मेरे को ये बोलते हो सर मेरे पास टाइम ही नहीं, इतना पढ़ नहीं पाएंगे, सिलेक्टेड चैप्टर बता दो, तो मैं सीधा एक ही बात बोलूंगा, इस बार मत जाओ, टर्म छोड़ दो, अगले टर्म में जाना, क्योंकि तुम पढ़े ही नहीं। और तुम अब मेरे को ये बोलोगे कि सर 20 में से 5 चैप्टर बता दो, मैं पढ़ के जाऊंगा कल पेपर में जो आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 100% कवरेज। सेलेक्टिव में कभी नहीं जाना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिसगाइड कर देते हैं, दीदी भैया सीनियर, ठीक है, सर्टेन टीचर्स यूट्यूब वगैरह में सबको गाइडेंस देने आ जाते हैं आजकल, ठीक है, रैंकर्स, ठीक है, सब के सब आजकल यूट्यूब पे आके गाइडेंस देना चालू कर देते हैं कि ऐसे करो जीवन में तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, सबके सब गाइडेंस देते हैं। तो वहां बहुत सारा गलत गाइडेंस भी है, बहुत सारा गलत गाइडेंस है उसमें से, ठीक है। वन ऑफ दैट गलत गाइडेंस इज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ के जाना। किसी को नहीं मालूम क्या आएगा एग्जाम में एक्सेप्ट द पेपर सेटर। तो प्लीज सेलेक्टिव नहीं, 100% कवरेज। कभी ये नहीं बोलना कि ये चैप्टर गंदा है, ये चैप्टर अच्छा है। तुम्हारे लिए सब चैप्टर बराबर है। तुम जिस दिन ये सोचोगे ना ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा नहीं फेवरेट है, तुम फिर गए काम से उस दिन। तुम अगर किसी चैप्टर को गाली दे दिए कि ये गंदा चैप्टर है, तुम्हारा उसके प्रति इतना इमोशन खराब हो जाएगा, तुम उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो हर चैप्टर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चैप्टर। यू कैन नॉट हैव फेवरेट्स। सेकेंड, Q&A सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस Q&A इन द क्लास। मैं क्लास के अंदर ही पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ा दूंगा। मैं तुमको ये आंसर लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है, वो सब मैं करा दूंगा। तो Q&A इज इंपॉर्टेंट। व्हेन यू विल रिवाइज, यू विल आल्सो रिवाइज Q&A, ठीक है। उस Q&A रिवाइज करने से ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो मैं तुमको बाद में इलस्ट्रेट करके दिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको। तीसरा क्या है? डेली रिविजन। अब ये क्या है सर? मैं बता रहा हूं। देखो मेहनत बहुत होगी, आज से लेकर 6 महीने तक आप ये मान के चलो सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो तुम रिलैक्स्ड हो बिकॉज मेरा क्लास चालू हुआ है ना खाली, इसलिए अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीतने दो, तुम आके बोलोगा, खुद बोलोगे कि सर हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम तो मर गए एकदम, भागते भागते पढ़ते पढ़ते। वो होगा, वो प्रोसेस है। 6 महीने तक एकदम तुम्हारा लाइफ एकदम बिजी रहेगा, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहोगे, पर बावजूद उसमें तुमको 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकालना पड़ेगा फॉर रिवाइजिंग द सब्जेक्ट डेली रिविजन। आई विल हेल्प यू। मैं कैसे हेल्प करूंगा वो मैं बता देता हूं। जैसे आफ्टर आई कंप्लीट अ क्लास, मेरे 2 यूट्यूब चैनल है। एक मेरा मेन चैनल है सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है, और एक मेरा और दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डेली रिविजन, ठीक है। मेरा मेन चैनल जो है उसमें तकरीबन 140-145 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे, मतलब 140 के। और जो डेली रिविजन चैनल है उसमें 20-21 के का सब्सक्राइबर्स बेस है, तुम समझ जाओगे। तो डेली रिवीजन में क्या होता है, मैं जो क्लास देता हूं ना, जैसे अभी मैं आज तुम लोग का लॉ क्लास दिया, तो मैं इसके लिए एक 10 मिनट का रिवीजन वीडियो बनाऊंगा आफ्टर द क्लास एंड आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब। तो तुम क्या है, तुम गए यहां से, रात को अपना वो खोला यूट्यूब, देखा कि सर ने रिवीजन वीडियो डाला है आज की क्लास का, देख लिया 10 मिनट का। या फिर अगले दिन अगर तुमको सुबेरे समय मिलता है तो तुम सुबेरे जो मेरी क्लास में आ रहे हो उसको करने के पहले एक बार खोल के देख लो, सर क्या रिवाइज कराया था पिछले क्लास। तो पिछले क्लास के जो तुम रिवाइज कर लोगे ना, तो नया वाला क्लास तुमको बहुत मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका एक और रीजन है व्हाई आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। मैंने ये डेली रिवीजन इसलिए स्टार्ट किया है। होता क्या था, मैं रिवीजन हमेशा से कराया हूं, बट उसमें एक दिक्कत है। जैसे ये तो फर्स्ट क्लास इसलिए महसूस नहीं हो रहा तुमको, लेट अस से कि ये आज अपना 8th क्लास है, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग द क्लास नंबर 8, मैं 7th क्लास में जो पढ़ाया पहले मैं 10 मिनट रिवाइज कराऊंगा और फिर मैं पढ़ाऊंगा। इससे ना स्टूडेंट का एनर्जी ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जब आता है तो होता है ना, नई क्लास, नई उमंगे, नई चीजें,
पर नहीं, पुरानी चीजें 10 मिनट तक। तो पिछले क्लास का पूरा कंटेंट जब 10 मिनट में रिवाइज कराया जाता है ना, तो मेरा लेवल अलग है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस्ड हूं, तुम्हारा लेवल नहीं है। तुम 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाओगे एकदम एग्जॉस्ट, और फिर तुम्हारा जो एनर्जी है टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक वो डाउन होगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए मैंने क्या किया, अब से हर क्लास जो अपनी होगी उसका मैं 5-10 मिनट का रिवीजन वीडियो बनाऊंगा और मैं डाल दूंगा पहले से ही। तो आने के पहले या क्लास से जाने के बाद आप उसको देख लो। तो अगले दिन जब अपने मिलेंगे ना, विल स्टार्ट विद न्यू कंटेंट। नया जोश होता है क्लास में, एकदम नया कंटेंट से स्टार्ट करेंगे, बासा माल करने की जरूरत नहीं है। वो हो गया रिवीजन। तो डेली रिवीजन की आदत बना लो, इससे भूलोगे नहीं। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक ही दिक्कत होता है, सर पढ़े थे भूल गए, पढ़े थे भूल गए, पढ़े थे भूल गए। ये प्रॉब्लम जो पढ़े थे भूल गए ना, सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं 2 सब्जेक्ट में होता है। सबसे ज्यादा 2 सब्जेक्ट में होगा, पढ़े थे भूल गए। नंबर 1 टैक्स, नंबर 2 ऑडिट। इन 2 सब्जेक्ट में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे भयंकर प्रॉब्लम आता है टैक्स में। टैक्स में क्या होता है ना, कंटेंट एकदम ठूस के भरा है, एकदम ठूस के कंटेंट भरा है। एंड जो कंटेंट तुम क्लास 1 में पढ़ रहे हो वो तुमको क्लास 25 में भी चाहिए, और तुमको याद नहीं है तब तक, क्योंकि 24 क्लास के बाद तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हारा नाम भी भूल चुके हो, तुमको कुछ याद नहीं है, और तुमसे फिर सम्स हो नहीं पाएगा। इनकम टैक्स में इतना भयंकर हालत है, तो वहां तो डेली रिवीजन चाहिए। ऑडिट में ये समस्या आती है। ऑडिट में पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा, निकले भूल गया। ये समस्या लॉ में उतनी नहीं होती। लॉ में क्या होता है, एक चैप्टर खत्म ना तो गुड बाय टाटा, फिर उस चैप्टर का हमको दोबारा जरूरत नहीं है, तो वो तुमको अफेक्ट नहीं करेगा। बट फिर भी लॉ के अंदर भी मैं डेली रिवीजन पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा लर्निंग अप्रोच रहेगा, ओके। जब कभी बहुत थक जाओगे और लगेगा कि यार ये सिलेबस तो माउंट एवरेस्ट है, मेरे बस का नहीं है, ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मेरे को पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, उस वक्त प्लीज़ अपने आप को ये याद दिलाना कि कोई भी इंसान जो आज जिसको आप सक्सेसफुल देख रहे हो या क्वालिफाइड देख रहे हो, वो एक दिन में नहीं हुआ। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। इफ आई एम टीचिंग यू टुडे, इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ 1 डे और 1 मंथ्स एफर्ट, इट्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एफर्ट। तो कोई भी जर्नी जो होती है वो स्टार्ट एक सिंगल स्टेप से होती है। एक दिन तुम्हारा भी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड और लाइक डिप्रेस्ड कि मेरा तो कभी होगा ही नहीं, वो भी हो जाएगा। स्टार्ट करो, धीरे धीरे करते करते इट विल हैपन, ओके। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब अपना कंपनी लॉ बेसिक्स से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी मुझे बोलते हुए शायद रफली हाफ एन आवर हुआ है। ऑल द इंट्रोडक्शन इज ओवर, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। फिर भी कुछ अगर पूछना हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी लॉ बेसिक्स। बहुत ज़्यादा बातें करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको मेरे पढ़ाने का प्रोसेस और तरीका समझ में आते चला जाएगा। थोड़ी देर में तुम यूज्ड टू हो जाओगे, ठीक है। इधर बुक पे आते हैं। हेडिंग दे लिया कॉपी में। नाउ गो टू बुक। बुक का पेज नंबर कितना है? 3.2। आ गए सब कोई? ये डायग्राम मिल गया, पेज 3.2 पे पहुंच गए, ठीक है। कंपनी लॉ बेसिक्स क्लियर। हो सकता है कि जब मैं अभी ये कंपनी लॉ बेसिक्स पढ़ाऊं तो तुम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे
जिन्होंने ये ज्ञान फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मेरा पहले भी इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस जा चुका है, तो हो सकता है तुमने कभी देख लिया हो, यू ऑलरेडी नो इट, बट फिर भी आई वॉन्ट टू टीच इट फ्रेश। एक बार फ्रेश मैं तुम सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि तुम लोग सब एक सेम लेवल पे आ सको, ठीक है। कुछ अगर जानते हो तो अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा, इसमें क्या है। लेट्स स्टार्ट। कंपनी लॉ बेसिक्स। लॉ और एक्ट में फर्क होता है। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम कंपनीज एक्ट नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंपनी लॉ। सर कंपनी लॉ के अंदर 3 चीजें आती है। ना करो, लिखो। अरे बोर्ड पर तो मैं जो भी करूं वो तुमको करना ही है, उसमें बार बार मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं जब जब बुक में कुछ लिखूं, मैं कॉपी में नोट्स बनाऊं, वो जस्ट फॉलो मी, ठीक है। और मैं बहुत सुंदर से लिखूंगा, ऐसा नहीं कि घेचा मेचा कर दूंगा, तुम एकदम सेम वैसे। मेरे किसी भी स्टूडेंट का तुम कभी भी बुक कॉपी उठाओगे सबका सेम मिलेगा, बिकॉज एग्जैक्टली दे हैव फॉलोड मी। जैसा मैं बताया हूं वैसे करते चलो एकदम, ठीक है। तो जब आप बोलते हो कंपनी लॉ तो उसमें सर 3 चीजें आती है। पहला क्या आता है लिखा हुआ, एक्ट। एक्ट मतलब हाइलाइटर, एक्ट मतलब कंपनी, हाइलाइटर में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसा थोड़ा ना है कि कंपनीज एक्ट पहली बार 2013 में बना, उसके पहले भी था। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं 100 साल पहले भी 1913 में एक कानून बना था जिसका नाम कंपनीज एक्ट था। कंपनीज एक्ट 1913। उसके बाद आया था कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013। आई बिकेम सीए इन 2010। 2010 में मैं सीए बना था, ठीक है। तो उसके बाद आया क्या, कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा जब मैं स्टूडेंट था, तो कंपनीज एक्ट 1956। तो तुम कौन सा पढ़ रहे हो? और अभी ये नया ही माना जाएगा, ये भी चलेगा काफी समय तक, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे ना तब तक यही चलता रहेगा। आई एम टेलिंग यू, कंपनीज एक्ट 2013, ओके। तो कंपनी लॉ का पहला हिस्सा क्या है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ये पार्लियामेंट में पास होता है। कहां पास होता है? पार्लियामेंट में। नया पार्लियामेंट बन गया, ठीक है, तो पता ही होगा, खबर तो मीडिया तो देखते ही हो। तो पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, भारत के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आपके यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपके यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो हम लोग के यहाँ डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं है? मुख्यमंत्री कोई और है, प्रधानमंत्री कोई और है, केंद्र में कोई और पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, राज्य में स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। होता है कि नहीं होता? तो वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है। अब आप सुनो, मोस्ट ऑफ द कानून जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। दे आर नोन एज सेंट्रल लॉज, दे आर पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट का न्यू दिल्ली। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत सारे कानून ऐसे भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, जिन्हें हम कहते हैं स्टेट लॉज। वो कहां पास होता है सर? विधानसभा, विधान परिषद, सुना है कि नहीं सुना है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वो स्टेट विधान, यहीं पे तो बगल में तो है विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर हाउस के पीछे, तो वो वहां पास होता है। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सीए और सीएमए का, ये स्टेट लेवल का पढ़ाई नहीं है, ये इंडिया लेवल का पढ़ाई है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे भारत में सबका सेम सिलेबस, सेम एग्जाम होता है। तो क्योंकि हमारी पढ़ाई इंडिया लेवल की है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिया लेवल के लॉज हैं, सेंट्रल लॉज हैं। हमारे सिलेबस में एक भी स्टेट लॉ ना है, ना होगा, ना आज, ना फाइनल में। आर यू क्लियर विद दिस? इनफैक्ट जीएसटी आएगा तुम लोग के, ठीक है। जीएसटी में आपको बता देता हूं, हर स्टेट का एक जीएसटी एक्ट है, हर स्टेट का। पर आपके सिलेबस में स्टेट का जीएसटी एक्ट नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक जीएसटी एक्ट है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट, और कुछ कुछ जगह में इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पर हमारे सिलेबस में स्टेट लॉज नहीं है। तो कंपनीज एक्ट तो सेंट्रल लॉ है सर, तो ये पास कहां हुआ होगा? दिल्ली में हुआ होगा, पार्लियामेंट में। अब मैं पार्लियामेंट के बारे में ना कुछ कमेंट्स करने वाला हूं, सुनो। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं ना, कुछ स्पेशल बातें, ये तुम नहीं जानते हो इस उम्र में, वो तुमको बता देता हूं। एमपी जानते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूरे इंडिया में
अलग अलग इलाके जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी चुन चुन के जाते हैं। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रफली कितने एमपीज है भारत में? 550। कितने? 550 रफली। ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, पर रफली 550 एमपीज है भारत में, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आपके इलाके का एमपी अलग होता है, एमएलए अलग होता है। एमएलए स्टेट गवर्नमेंट में जाता है, एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट में, यू नो दैट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव अलग अलग होते हैं, इलेक्शन अलग अलग होते हैं। जो 550 एमपी पार्लियामेंट में जाते हैं उनमें सब के सब मिनिस्टर नहीं होते। मिनिस्टर वर्ड जानते हो? हिंदी क्या है बोलो? मंत्री। तो 550 एमपी सबके सब मंत्री हो गए क्या? नहीं, 550 में से 70 मंत्री होते हैं। तो आउट ऑफ 550 एमपीज देयर आर रफली 70 मिनिस्टर्स। तो हर एमपी जो है ना वो मंत्री नहीं होता है। हर एमपी जो है वो मंत्री नहीं होता। आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है। कितने मंत्री होते हैं? 70। अच्छा, मंत्रियों में भी ना थोड़ा सा ऊपर नीचे का चक्कर है। 70 मिनिस्टर्स जो हैं, आउट ऑफ 70 मिनिस्टर्स 30 मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो सीधा प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में शामिल होते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस देते हैं। तो आउट ऑफ 70 मिनिस्टर्स हाउ मेनी आर कैबिनेट मिनिस्टर्स? 30। तो सर बाकी 40 क्या है? वो जूनियर मिनिस्टर है। क्या है वो जूनियर मिनिस्टर है। तो बाकी 40 को ना जूनियर मिनिस्टर बोलते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। मैं धीरे बोल रहा हूं। आउट ऑफ 550 70 मिनिस्टर में से 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है और 40 जो है वो जूनियर मिनिस्टर है। जूनियर मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है, पर वो किसी स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तुम लोग और एक चीज सुन लो, तुम लोग क्योंकि मतलब हम लोग का जो इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ के पैदा हुए हैं ना हम लोग सबके सब, तो हम लोग जब भी स्टेट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में स्टेट का मतलब आता है राज्य। राज्य मतलब स्टेट मतलब हो गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फलाना का। स्टेट का जो जनरल इंग्लिश मीनिंग होता है वो राज्य नहीं होता है। द वर्ड स्टेट, इसका जनरल इंग्लिश मीनिंग होता है सरकार, ठीक है। तुम सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हो, तुम स्टेट के खिलाफ बगावत कर रहे हो। स्टेट मतलब तुम्हारा स्टेट नहीं, स्टेट मतलब सरकार। समझ रहे हो मेरी बात को तुम? तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, ये स्टेट के मिनिस्टर नहीं होते, ये सेंट्रल मिनिस्टर है, ये जूनियर मिनिस्टर्स है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? निर्मला सीतारमण का नाम सुने हो? आपको क्या लगता है वो क्या होंगी? वो जूनियर मिनिस्टर होगी कि कैबिनेट होगी? सर 100% कैबिनेट। हर वक्त न्यूज में छाई रहती है वो, हर वक्त। और तुम अगर नहीं जानते तुमको बता देता हूं, 2 सबसे बड़ा मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। 2 सबसे बड़ा मिनिस्ट्री उनके हाथ में। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, मिनिस्टर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर मतलब मंत्री, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय। 2 बड़ा बड़ा मिनिस्ट्रीज उनके पास है। कौन सा? नंबर 1 बोलो कौन सा, जानते हो तो? हाँ, फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे जबरदस्त मिनिस्ट्री। बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनकम टैक्स जीएसटी कलेक्ट करने का ठेका किसका है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उसकी मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण। और दूसरा अपना एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हम कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं ना, कंपनी लॉ कौन सा मिनिस्ट्री संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये लिखा हुआ है, सब प्रिंट में लिखा हुआ है। एमसीए बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बोलो? एमसीए। फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्प, सब लिखा हुआ है फुल फॉर्म, डोंट वरी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसकी मिनिस्टर कौन है? अभी तो वही है, बाद में पता नहीं कल होना हो, ठीक है। मतलब चेंज भी तो होता है ना मिनिस्टर। अब इन दोनों ही बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में ना जूनियर मिनिस्टर भी है। एक जूनियर मिनिस्टर है जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह राव, तो वो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, मतलब जूनियर मिनिस्टर निर्मला जी के नीचे हैं, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को साइड दिखाता हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है जो मैं आपको शो कर रहा हूं। दिख गया फुल फॉर्म? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ, नीचे क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्रालय, ठीक है। ये इसमें मिनिस्टर कौन है ये देखो, पूरा पढ़ो इनका नाम। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। शी इज मिनिस्टर, शी इज कैबिनेट मिनिस्टर। इनके नीचे ये कौन है देखो तो, श्री राव इंद्रजीत सिंह। इनके नीचे क्या लिखा पढ़ो तो, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट का मिनिस्टर नहीं होता। तुम पूछोगे सर कौन सा वाला स्टेट? जम्मू कश्मीर? अरे नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब वो सेंट्रल मिनिस्टर है, जूनियर मिनिस्टर है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? ओके, वापस से आते हैं। अब
मेरी बात को एक बार सुनना। कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? ऐसे तो 3 हिस्से हैं बोर्ड पे, 3 हिस्से हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पास कहां हुआ है? पार्लियामेंट। इससे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? whenever these people have to amend, amend मतलब होता है चेंज करना। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट वर्ड जानते हो? अमेंडमेंट मतलब कानून बदल गया, चेंज हो गया। अमेंडमेंट का हिंदी होता है संशोधन, ठीक है? तो अगर एक्ट में कोई अमेंडमेंट करना है ना, तो वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में करना पड़ता है। अब तुमको सुनने में हाँ तो, अरे हाँ तो नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट हर वक्त ओपन नहीं रहता। आपको क्या लगता है पूरे भारत के जो 550 एमपीज हैं, क्या वो दिन भर दिल्ली में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर? वो तो अपने अपने इलाके में रहते हैं। अरे आपके इलाके का एमपी तो आपके इलाके में रहता होगा, वो थोड़ा दिन भर वहां मतलब 12 महीने वहां पे दिल्ली में होता होगा। तो पार्लियामेंट हर वक्त ओपन नहीं होता। पार्लियामेंट साल में कई बार बीच बीच में ओपन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट इन सेशन। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट इन संसद। सेशन मतलब संसद में भी, ठीक है? तो पार्लियामेंट जब सेशन में होता है तभी वो लोग सामने ये सब अमेंडमेंट्स रखते हैं और सारे वो नेता लोग डिबेट करके पास करते हैं। तो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम, बहुत बड़ा ये कंबरसम प्रोसेस है। तो एक्ट में अगर अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट में ही होगा। एक्ट में अगर अमेंडमेंट करना है तो कहां होगा सर? वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होगा, जो कि मुश्किल है, टाइम लगता है उसमें बहुत। अब तक बहुत बार बदल गया ये। 2013 का कानून है ये, 2015 में अमेंडमेंट आया था, 2017 में अमेंडमेंट आया था, 2019 में आया और लटकते लटकते 20 तक चला गया। तो इसमें बार बार अमेंडमेंट होता है, पर बहुत टाइम लगता है बिकॉज पार्लियामेंट में। नेक्स्ट, नंबर 2, कंपनी लॉ का दूसरा अंग क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब होता है एक्ट से औकात में नीचे है। एक्ट से औकात में नीचे है, पर जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप एक्ट फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में सर क्या क्या आता है बताओ? हाइलाइटर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स। अरे रूल्स टेल अस द प्रोसीजर। रूल नहीं होगा ना तो एक्ट में लिखा हुआ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक्ट में बोला हुआ रहता है ये करो, कैसे करो वो नहीं लिखा है। कैसे करो वो कहां लिखा है? रूल्स में। सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो कहां लिखे हैं? रूल्स में। रूल्स के बाद नोटिफिकेशंस। आए दिन इनका नोटिफिकेशन आते रहता है, सर्कुलर आते रहता है। इन सबको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। खुशखबरी ये है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज नॉट पास्ड इन पार्लियामेंट, इट इज क्रिएटेड बाय MCA, फुल फॉर्म। और इनमें अगर कभी आपको अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट का परमिशन नहीं चाहिए। किसका परमिशन चाहिए? MCA। तो MCA आए दिन रूल्स वगैरह में बैठ के तड़ातर अमेंडमेंट करते रहता है। तो आप लोग देखोगे एक्ट में जो अमेंडमेंट आता है वो जन्मों में एक बार आता है, और रूल्स वगैरह में अमेंडमेंट तड़ातर आते रहता है लगातार। MCA का कुछ नहीं, बस एक नोटिफिकेशन निकाला, बोला ये लो आज से अमेंडमेंट हो गया, ठीक है? तो रूल्स में अमेंडमेंट करना सर बहुत आसान है, उसके लिए बस वो नोटिफिकेशन निकालेंगे हो जाएगा। अच्छा, कई जन ये जानते होंगे, फिर मैं बता देता हूं। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट का मतलब ये होता है भारत का राजपत्र। ठीक है, भारत का राजपत्र। क्या लिखा है उसके नीचे? द गैजेट ऑफ इंडिया। तो सर ये क्या होता है, ये ऑफिशियल गैजेट वगैरह? मैं बता देता हूं। एग्जाम में दे विल नॉट आस्क यू, एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे आपसे, खाली तुम्हारे वो डाउट होगा, इसलिए मैं बता देता हूं। पुराने जमाने में क्या होता था, राजे महाराजे जब हुआ करते थे तब तो ऐसे यूनिफाइड इंडिया नहीं था, राजे महाराजे थे। तो राजा महाराजा लोग को कुछ भी अगर अनाउंसमेंट करना होता, कोई कानून बताना होता, चाहे कितना भी छोटा कानून हो, तो वो लोग क्या होता, शहर के नगर के बीचों बीच एक बड़ा सा ड्रम रखते जिसको दुदुम्बी बोलते हैं, और उसको बजाकर अनाउंस किया जाता था। आज पूरा भारत एक है, अगर कोई कानून आएगा तो आपको लगता है हर नुक्कड़ पे ऐसे ड्रम बजेगा?
पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक वेबसाइट बना रखा है egazette.nic.in, ठीक है, लिखा हुआ ऐसा बंदा, मैं दिखा दूंगा बाद में। क्या वेबसाइट का नाम है? ई-गैजेट। गैजेट वर्ड का मतलब होता है राजपत्र। गैजेट का स्पेलिंग देखो तो क्या है? अच्छा, यू ऑल नो देयर इज अनदर स्पेलिंग ऑफ गैजेट, GADGET। ये घड़ी जो पहना हो इसको गैजेट बोलते हैं ना, ये मोबाइल फोन को क्या बोलते हैं? गैजेट। ये रिमोट कंट्रोल गैजेट, वो स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग क्या है? गैजेट, GAZETT। गैजेट का मतलब सर क्या होता है? राजपत्र, मतलब सरकारी फरमान, सरकारी घोषणा। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बना लिया, और जब जब जो नोटिफिकेशन आता है पूरे हिंदुस्तान में वो वेबसाइट में चलते रहता है, egazette.nic.in पे। तो MCA को अगर रूल्स को अमेंड करना है तो क्या करेगा? नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट निकालेगा, हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है? केस लॉज। हमारे सिलेबस में बीच बीच में केस लॉज का नाम भी आएगा, इसलिए उसके बारे में तुमको बता देता हूं। केस लॉ और केस स्टडी अलग चीजें होती हैं, सेम नहीं होता, ठीक है। ये शब्द मेरे से सुन लो, मेरा तो दिमाग फिर जाता है। स्टूडेंट लोग को 1000 बार क्लास में पढ़ाने के बावजूद भी पूछते रहे, मतलब ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एक स्टूडेंट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तो बड़ा सेंसिटिव होता है कि सर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोला, इट्स एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल, चालू हो जाता है। लेकिन जब वो मेरे से पता नहीं सवाल जवाब करता है तब वो सारी अपनी मतलब मर्यादा छोड़ देता है। केस स्टडी को केस लॉ बोलो, केस लॉ को केस स्टडी बोलो, पूरा उल्टा पुल्टा करके रख दो। केस लॉ क्या होता है? कोर्ट का डिसीजन। केस लॉ क्या होता है? कोर्ट का डिसीजन। और केस स्टडी क्या होता है? जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो है केस स्टडी। तुम्हारे एग्जाम में लोग सवाल पूछेंगे, एक्स लिमिटेड कंपनी हैज गॉट 7 डायरेक्टर्स, फलाना ढिमका ढिमका, दैट्स अ केस स्टडी, द क्वेश्चन दे आस्क यू इन एग्जाम। एंड केस लॉ इज कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट के डिसीजन हमें किस लिए चाहिए? हम कोर्ट में जाते क्यों हैं? अच्छा एक बात सुनो जरा, तुम रास्ते से जा रहे थे, सपोज तुमने अपने आंखों से मर्डर होते हुए देख लिया, सम मिस्टर एक्स इज मर्डरिंग मिस्टर वाई, ठीक है। तो तुम बहुत ही मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं एक्टिविस्ट टाइप के इंसान हो, तुम बोले मैं जा रहा हूं, इसके खिलाफ गवाही मैं ही दूंगा, अपने खानदान में पहला हीरो, ठीक है। तुम जब जाओगे थाना में उसके खिलाफ कंप्लेन करने, कौन से कानून में उसके खिलाफ शिकायत हो रही है? कंपनीज एक्ट में। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का मर्डर किस में हो रहा है? IPC बोला, करेक्ट, इंडियन पिनल कोड। आम आदमी की जिंदगी में जितने जुर्म होते हैं ना, मर्डर वगैरह जो भी, वो सब का कानून है इंडियन पिनल कोड। तो वहां आप थाने में जाते हो, जो भी जुर्म होता है ना उसका कोई कानून होता है कि भाई जुर्म किया तो किस कानून में जुर्म किया, ठीक है। कंपनीज एक्ट में तो ये सब चीजें होती नहीं है। कंपनीज एक्ट में तो तुम भी समझ रहे हो सर, कंपनी लॉ का फ्लेवर तो इस तरह का ही नहीं कि मर्डर होगा या ये होगा वो होगा, चाकू मार दिया, ऐसा तो होना नहीं है। पर यहां पर फिर अदालत में आप क्यों जा रहे हो? देयर मस्ट बी सम रीजन दैट व्हाई यू आर गोइंग टू कोर्ट इन कंपनी लॉ। मर्डर तो है नहीं। क्या होता है कि लॉ की भाषा परफेक्ट नहीं होती। लॉ इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज सो क्लियर। एक सवाल होगा मैथ्स में, सब लोगों के जवाब वही होंगे, सॉल्यूशन करने का तरीका अलग अलग होता है, वो हमने सीखा है। मैथ्स में कई बार एक ही सम्स को करने का 2-3 मेथड होता है, पर आंसर सेम। तो मैथ्स इज ऑब्जेक्टिव, लॉ इज नॉट। लॉ में जो भाषा है ना उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार लॉ में भाषा जो लिखी रहती है ना उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक इंसान उसको ऐसे सोचा, दूसरा उसको वैसे सोचा, और हर इंसान अपने तरीके से इंटरप्रेट करना चाहता है जिससे उसको सूट करे। तो कई बार जब ये गड़बड़ होता है ना तब हम लोग कहां जाते हैं? अदालत। अदालत फिर फैसला देती कि नहीं, इस लाइन का जो लॉ में लिखा हुआ लाइन, इसका मतलब ये होगा। तो कोर्ट डिसीजन हेल्प्स अस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जहां भी आपको लग रहा है कि इसका डबल टेबल मतलब है, उसको क्लियर कौन करता है? कोर्ट। आर वी क्लियर? तो ये फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया। समराइज करें फटाक से सुनने के बाद। कंपनी लॉ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं सर? 3। नंबर 1 एक्ट, देख के बोलो ना। नंबर 1 एक्ट, नंबर 2 सबऑर्डिनेट लेजिस, नंबर 3 केस लॉ, ठीक है। अंदर का ज्ञान क्लियर है सर? ये एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, लिखो। ये पूरा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको 4 पेज का है, शायद 4-5 पेज का। इट इज फॉर रेफरेंस ओनली। ये चैप्टर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में इट नहीं आएगा, इट इज फॉर रेफरेंस ओनली, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक सीखा। सेकंड तो आपने वो डायग्राम देख लिया, नोटिफिकेशन कैसा होता है वैसे ही था। थर्ड,
अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पता होना चाहिए सबको। एक काम करो, मैं जो नंबरिंग करूँ ना तुम भी कर देना, ठीक है? 1, ठीक है? इसको मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, ये इसमें क्या लिखूं? ये कोई टॉपिक था क्या? ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना टफ ज्ञान अभी दे रहा हूं तुमको सरल भाषा में, फाइनल तक के स्टूडेंट्स को नहीं पता। अच्छा, तुम लोग को मेरे बारे में मैंने बताने भूल गया, आई टीच फाइनल ऑल्सो। पता नहीं तुम लोग को पता है कि नहीं पता, आई टीच फाइनल ऑल्सो। इंटर तो है ही, फाइनल भी है, और मैं मतलब लाइक लास्ट 10.5 ईयर से इंटर फाइनल दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स का फ्लेवर जानता हूँ। और बीच बीच में मैं फाउंडेशन भी बहुत बार पढ़ाया हूँ, फाउंडेशन कंटिन्यूस नहीं पढ़ाया हूँ पर बीच बीच में, तो आई नो द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द 3 कैटेगरी। तो ये ऐसी चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो फाइनल तक के स्टूडेंट लोग को नहीं जानते हैं और डाउट में फंसे रहते हैं। तुमको मैं एकदम सिंपल करके बता रहा हूं, ठीक है? शेयर होल्डर जानते हो? हाँ सर, शेयर होल्डर कौन नहीं जानता? कंपनी में शेयर्स होते हैं, तो जिसके पास शेयर वो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ स्लैंग, द प्रॉपर इंग्लिश इज मेंबर। ओके, शेयर होल्डर इज अ स्लैंग, द प्रॉपर इंग्लिश इज मेंबर। तो असली वर्ड है मेंबर ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए आपके पास आईटीसी कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन सबके शेयर्स हैं, तो गंदी भाषा में आपको बोलेंगे शेयर होल्डर, अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे? मेंबर। दैट्स अ परफेक्ट लैंग्वेज। इसीलिए आप जब कानून पढ़ोगे ना, तो कानून में, कंपनी लॉ में हर जगह मेंबर 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 बोला हुआ रहता है। शेयर होल्डर वो लोग कम बोलते हैं, वो लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? मेंबर। तो ये एक मेन वर्ड है, ये समझ लो पहले तो, हाइलाइटर। ओके, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है। अच्छा, ऑल ऑफ अस इन दिस रूम वी आर ऑल नेचुरल पर्संस। हम सबों को बोला जाता है नेचुरल पर्सन। अरे जिंदा हूं ना, हार्ट, लंग, किडनी जो भी जहां भी है, मतलब आई एम अ नेचुरल पर्सन, यू आर अ नेचुरल पर्सन। बट कानून की नजरों में 2 तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। मेरा जो कोचिंग सेंटर है, इट्स एन एलएलपी। मेरा कोचिंग सेंटर एलएलपी है, तुमको बिल मिला होगा, उसमें देखना लिखा होगा सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी। एलएलपी कानून की नजरों में आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या एलएलपी एक जिंदा इंसान है? क्या हाँ बोल रहा है? क्या एलएलपी एक जिंदा इंसान है? नहीं। तो वो एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। पर वो भी पर्सन है, वो कानून की नजरों में एक सेपरेट पर्सन है, ठीक है? सिद्धार्थ अग्रवाल एक अलग पर्सन है, सिद्धार्थ का एलएलपी एक अलग पर्सन है। सिद्धार्थ का पैन नंबर अलग है, सिद्धार्थ के एलएलपी का पैन नंबर अलग है, ठीक है? हर चीज अलग अलग है कानून की नजरों में। ओके, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी रिलायंस, टाटा, आईटी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। इनको लीगली पैदा करवाना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है इनका, ठीक है? तो इधर देखो, इनकॉर्पोरेशन के पहले जब तक कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो इनकॉर्पोरेशन के पहले मेंबर्स को मेंबर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताइए तो सब्सक्राइबर और मेंबर में क्या फर्क है, तुम बोलोगे सर इनकॉर्पोरेशन के पहले मेंबर्स को मेंबर नहीं बोला जाता क्योंकि कंपनी पैदा ही नहीं हुआ, तो मेंबर किस चीज का है? कंपनी पैदा ही नहीं हुआ तो आप मेंबर किसके हो? तो इनकॉर्पोरेशन के पहले आपको क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर। जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, आप लोगों को अब क्या बोला जाएगा? मेंबर। तो आपका नाम चेंज हो जाएगा, यू विल बिकम अ मेंबर। वैसे ही। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं, लिख लो, बेटर रहेगा। तुम लोग अभी छोटे मतलब क्लास के हो ना, मतलब एक 11-12 वाला मेंटालिटी है तुम्हारा, तो तुम लोग को छोटे छोटे चीजों पे डाउट होता है, मुझे पता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेम चीज होता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है? स्टूडेंट लोग का डाउट होता है सर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अरे इनकॉर्पोरेशन का ही दूसरा नाम है रजिस्ट्रेशन। तो कोई बोले रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सेम इनकॉर्पोरेशन। ओके, क्लियर? अच्छा, कंपनी जैसे पैदा हुआ है वैसे मर सकता है कि नहीं? तो मारना भी लीगल तरीके से पड़ेगा। पैदा आप लीगल तरीके से करवाए इनकॉर्पोरेशन, तो मारोगी भी एक लीगल तरीके से। उस लीगल तरीके को हम कहते हैं
क्या कहते हैं? मरने को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। जब एक कंपनी का वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन हो जाता है तो अच्छा, इट्स नॉट वेरी फास्ट, इट्स नॉट वेरी फास्ट, आई विल टेल यू। मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं, सुनो। जैसे आप कंपनी को मारना चाहते हो तो आपको अदालत में जाके पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि भाई हम लोग सर ये कंपनी बंद करना चाहते हैं। तो अदालत एक ऑर्डर पास करेगा जिसको बोलते हैं लिक्विडेशन ऑर्डर, कि इस कंपनी को बंद किया जाए। तो ऐसा नहीं कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास करती कंपनी तत्काल बंद हो गया, ना सर, इट टेक्स टाइम। कंपनी बंद करने का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी का सारा असेट्स को बेचोगे, जो पैसा आएगा उससे जो क्रेडिटर्स उनको दोगे, एम्प्लॉय लोग का सैलरी बचा हुआ वो दोगे वगैरह, पूरा सल्टाओगे, और फिर अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो शेयरहोल्डर्स को दोगे, लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स को लॉस हो गया। इट्स दैट। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सेवरल मंथ्स, समटाइम्स इट इवन टेक्स सेवरल ईयर्स टू शट डाउन द कंपनी। तो लिक्विडेशन ऑर्डर तो आ गया पर कंपनी अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनली जब कंपनी बंद होता है ना, उसको डिसोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन से मरने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंपनी वेंटिलेटर पे जाती है और फाइनली जब दम तोड़ देती है कंपनी, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो लिक्विडेशन से डिसोल्यूशन के बीच में मेंबरों को मेंबर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? तो जब तुम ये नाम सुनते हो ना, सब्सक्राइबर, मेंबर, कंट्रीब्यूटरी, तो दे आर नॉट सेपरेट, ओके। वो सेम इंसान है, कंपनी के टाइमिंग पे डिपेंड होकर उसका नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के पहले आप मेरे को सब्सक्राइबर बोलोगे, इनकॉर्पोरेशन के बाद यू विल कॉल मी मेंबर, और जब कंपनी का लिक्विडेशन चालू हो जाएगा तब आप मेरे को क्या बोलना चालू कर दोगे? कंट्रीब्यूटरी। सेम आदमी है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ओके सर, तुम लोग महसूस कर रहे हो कि कुछ चीजें तुम जानते थे शायद और कुछ और नया एक्स्ट्रा जानने को मिला। ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। थर्ड, ये थर्ड डायग्राम है, यहां लिखना तो ऐसे ABCDE। ये लीगल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर टॉप में? कंपनीज एक्ट 2013। देख के बताओ मेरे को, कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? हमारे सिलेबस में कितने हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आउट ऑफ 470 सेक्शंस हमारे सिलेबस में कितना है दिख गया? 148 तक सीए, 122 तक सीएमए, और सीएमए में एक्स्ट्रा और है, मतलब वो बात का सेक्शन है, थोड़ा डायरेक्टर्स का सेक्शंस का रेंज होता है। लो मैं बता ही देता हूँ ना इसमें क्या है। ठीक है, क्लियर? सेक्शंस, तो कानून के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उन सबको हम लोग अलग अलग सेक्शन नंबर में डाल के लिखते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, लाइक दैट। अच्छा, जब सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, 470 सेक्शन, उसके बाद शेड्यूल्स चालू होता है, ठीक है। जो भी शेड्यूल आप जानते हो ना, वो किसी ना किसी सेक्शन से कनेक्टेड होता है, वो इंडिपेंडेंट अकेला नहीं है, वो किसी सेक्शन का बच्चा है। शेड्यूल इज द बच्चा ऑफ सम सेक्शन। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? All of you know one schedule, that is schedule 3। अरे बैलेंस शीट पीएल रे मैं क्या गलत बोल दिया कुछ क्या? यू हैव मेड बैलेंस शीट एंड पीएल कंपनी अकाउंट्स में, वो कौन सा शेड्यूल से बनता है? शेड्यूल 3 से बनता है ना, तो जानते हो। तो अच्छा, अभी अभी क्या बोला मैंने कि अगर कोई शेड्यूल है तो पक्का किसी सेक्शन से कनेक्टेड है। शेड्यूल 3 जिससे तुम अपना बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट बनाते हो, वो कौन से सेक्शन से कनेक्टेड है? 129। क्या बोला मैंने? 129। वो सब बाद में सिखा दूंगा, अभी जस्ट बता दिया, ठीक है। क्लियर है? एक्ट के अंदर क्या लिखा होता है? एक्ट के अंदर दिया हुआ होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, व्हाट इज टू बी डन। एक्ट में क्या लिखा होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, व्हाट इज टू बी डन, बट हाउ इट इज टू बी डन वो एक्ट में नहीं होता। नीचे देखो,
हाउ इट इज टू बी डन नीचे दिख रहा है, वो कहां होता है सर? वो रूल्स में होता है। तो सेकंड टॉपिक क्या है अपना? रूल्स, कंपनीज रूल्स। अच्छा, रूल्स ना बहुत सारे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट तो एक है, एक, पर कंपनीज रूल्स बहुत सारा है। इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के लिए अलग रूल्स है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर के लिए अलग रूल्स है, शेयर कैपिटल चैप्टर के लिए अलग रूल्स है, समझ रहे हो? तो हर चैप्टर का अलग अलग रूल्स होता है, रूल्स बहुत सारे होते हैं, रूल्स के अंदर ही सारे प्रोसीजर लिखे होते हैं। एंड जो भी फॉर्म नंबर हम लोग पढ़ेंगे भविष्य में कहीं भी कैसा भी, वो सारा फॉर्म नंबर सर कहां लिखा हुआ होता है बताइए? एक्ट में कि रूल्स में? याद रहेगा? तुमसे अगर मल्टी चॉइस में पूछ लिया गया कि फॉर्म नंबर फलाना ढिमका इज मेंशन्ड इन, ऑप्शंस आर एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्या सही आंसर है? रूल्स। सारे के सारे फॉर्म्स कहां होते हैं? रूल्स में। तीसरा नंबर क्या लिखा है बोलो? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीगल अनाउंसमेंट। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीगल अनाउंसमेंट। अच्छा, सपोज मान लो ये मेरा मोबाइल है, तो मेरे को कोई व्हाट्सएप आया, टिंग बजेगा, साइलेंट नहीं बजेगा, मतलब टिंग बजेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन आया। तो नोटिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर जब हम लोग तो लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ में जब नोटिफिकेशन बोलोगे तो उसका मतलब सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स अ लीगल अनाउंसमेंट। चौथा क्या है? सर्क्यूलर। सर्कुलर्स के अंदर ना क्लैरिफिकेशंस होते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस होते हैं, कई बार कुछ और चीजें भी होती है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी होता है। अच्छा हाँ, सर्कुलर को लेके ना एक बहुत बड़ा गलत फहमी फैला हुआ है, बहुत लास्ट 6-8 महीने के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पर्टिकुलरली सिर्फ सर्कुलर पर सवाल पूछा है। मतलब इसका है कि कहीं से उन्होंने सुना है, एक गलत फहमी बाजार में चलती है कि सर्कुलर जो होता है दैट इज फॉर इंटरनल यूज ऑफ गवर्नमेंट, सर्कुलर इज फॉर इंटरनल डिपार्टमेंटल यूज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सर्कुलर जो है ना वो एमसी अपने खुद के लिए निकालता है, वो आप लोग के लिए नहीं है। रॉन्ग, ब्लडी रॉन्ग। सर्कुलर दोनों तरह के होते हैं, some circulars are there for internal use of the ministry or department and some circulars are there for public। तो ये बहुत बड़ा गलत फहमी चल रहा है, सावधान रहना। मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं, सुनो। ऑलमोस्ट अभी कोरोना के बाद से ऐसा हो रहा है, हर साल इनकम टैक्स, जानते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है, उसका डेट एक्सटेंड कर देते हैं लोग। हर साल हो रहा है एक्सटेंड, डेट एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो वो जो डेट एक्सटेंशन होता है ना, वो कौन लेके आता है? सर्कुलर। तो अब बताओ, डेट एक्सटेंशन वगैरह रिटर्न फाइलिंग करने का, ये आपके यूज के लिए नहीं है, ये आप ही के लिए तो है कि आपको अब 1 महीना और मिल गया जमा करने के लिए। तो सर्कुलर आर फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज ऑफ पब्लिक बोथ, ठीक है। इस गलत में मत जाना। ई नंबर क्या है सर? केस लॉ, केस लॉ मतलब डिसीजन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक, हर चीज मैंने बहुत परफेक्शन के साथ डिजाइन करके बनाया है तुम लोग के लिए, ताकि कहीं भी तुम अटको नहीं। ये पढ़ो जरा इसको। कोर्ट का मतलब क्या है हिंदी में? लिखा हुआ है अदालत, और कोर्ट के नीचे एक और वर्ड है ट्राइब्यूनल, उसका हिंदी क्या है? पढ़ो। मिला? ट्राइब्यूनल का प्रोनाउंसिएशन ये होता है। ट्रिब्यूनल नहीं होता, ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है। लिखो या मत लिखो, जस्ट बता दिया हूं। कई लोग इसको क्या ट्रिब्यूनल 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 बोलते रहते हैं ना, तो इट्स नॉट ट्रिब्यूनल, इट्स ट्राइब्यूनल, ओके। ये नहीं बोल रहा हूं कि जाके कोई अगर गलत बोले तो उसको ठीक करना, दैट्स वेरी रूड, यू शुडंट डू दैट। कोई तुम्हारे सामने कभी भी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो डोंट ट्राई टू बिकम बाप ओवर देयर, मतलब ठीक मत करो। हाँ ठीक है, सुन लिया, हो गया, ठीक है। खुद गलत नहीं बोलेंगे, बस ये होना चाहिए। कभी भी किसी को भी ठीक मत करना, बहुत गंदा हो जाएगा, मतलब बहुत रूड होगा, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा उस आदमी से, ठीक है। बस खुद के लिए, खुद गलत नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ट्राइब्यूनल, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, कोर्ट और ट्राइब्यूनल में क्या फर्क होता है? कोर्ट और ट्राइब्यूनल में क्या फर्क होता है? कोर्ट में ना मल्टीपल अलग अलग लॉ के केसेस जाते हैं,
हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कानून हैं। कोर्ट के अंदर अलग अलग मल्टीपल लॉस के कोई भी किसी में झमेला है, आ जाओ। तो कोर्ट इज लाइक ओपन मंदिर, कोई भी आ जाओ, ठीक है। लेकिन ट्राइब्यूनल जो होता है ना, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट। इसमें हर कानून के लिए आप नहीं जा सकते, इसमें केवल कोई स्पेसिफाइड स्टैट्यूट का मुकदमा होगा तो ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। कोई एक आदमी मेरे को चाहिए जो जोर से पढ़े। कोई भी एक जन जोर से रीड कर सकता है? कौन करेगा? हाथ उठाओ। करेगा जोर से रीड? भाई ये पढ़ तो भाई, व्हाइट कलर में जो लिखा है। हाँ हाँ, ट्राइब्यूनल इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट विच पासिस जजमेंट्स ओनली ऑन स्पेसिफाइड स्टैट्यूट्स। उसमें आप हर मुकदमा के लिए आप नहीं जा सकते, केवल हर ट्राइब्यूनल की ना एक औकात होती है। मैं आपको एक नाम देता हूं जो यहां लिखा हुआ नहीं है, जस्ट रैंडम सुन लो। यू डोंट नो इट, जस्ट लिसन टू मी। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये सच है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ग्रीन। उसमें केवल एनवायरनमेंट वाले जो लॉज है ना, उन्हीं का केस जाएगा। एयर पोल्यूशन एक्ट नाम सुने हो कभी? एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट नाम सुने हो? तो वो सब का कानून वहां जाता है, एनवायरमेंट रिलेटेड। क्लियर? हम लोग क्या सीख रहे हैं? कंपनी लॉ। हम लोगों के ट्राइब्यूनल का नाम है फुल फॉर्म, एनसीएलटी का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नाम भी समझ में आ गया कि इसमें कौन सा केस जाएगा? कंपनी लॉ केस। इसमें दो केसेस जाता है, एक कंपनीज एक्ट का और एक इंसॉल्वेंसी कोड का, ठीक है। ये पढ़ना। प्राइमरली एडजुडिकेट्स पास, एडजुडिकेट करने का मतलब होता है टू पास अ जजमेंट, ओके, ऑन दीज टू स्टैट्यूट्स, कंपनीज एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी कोड। तो ये ट्राइब्यूनल है, ये कोर्ट नहीं है, ठीक है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो आप एनसीएलटी में नहीं जा सकते, आप वो जाओ हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। यहां नहीं जा सकते आप। एनसीएलटी, अच्छा ट्राइब्यूनल क्लियर हो गया ना। ट्राइब्यूनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायाधिकरण। क्या बोलते हैं? न्यायाधिकरण। वी आर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, यहीं पर सारा सब कुछ है। हाई कोर्ट यहीं पर है, एनसीएलटी यहीं पे है, आरबीआई बिल्डिंग यहीं पे है, गवर्नर हाउस यहीं पे है, विधानसभा विधान परिषद यहीं पे है। यहां से 2 किलोमीटर के रेडियस में सब हो जाता है, ठीक है। वी आर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ट्राइब्यूनल्स का बहुत बड़ा एक रोल है इंडिया में। क्या है कि अगर सारे केसेस कोर्ट के पास जाएंगे तो फिर तो तारीख पे तारीख हो जाएगा, लेट। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, कुछ कुछ स्टैट्यूट्स के लिए ट्राइब्यूनल बना दिया ताकि आप तुरंत वहां पे जाओ, आपका केस वहां सलट जाएगा, ओके। तो ये ट्राइब्यूनल से क्या होता है? फास्ट हो जाता है सब कुछ। वन मोर रीजन इज देयर, आई विल टेल यू। कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं ना, वो लोग का दिमाग खिचड़ी होता है, मतलब दे आर नॉट एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप कभी अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को जाओगे तो उनको खाली मोटा मोटा कानून पता है, उनको कंपनी लॉ नहीं मालूम है। तो उनके सामने केस आएगा तो वो बेचारा। और एनसीएलटी में जो जज बैठता है ना, वो बंदा होता है एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ। ये समझ रहे हो बात को? हम लोग एक्चुअली क्या है ना, फिल्में देखते हैं, हमको लगता है कि जज भगवान होता है, नहीं होता। वो जज को कई बार क्या होता है, लॉ की बुद्धि एकदम नहीं होती है, एकदम नहीं। वो बन के एग्जाम पास से जज बैठ गया, मोटा मोटा कानून पता है, अंदर का डिटेल का पता नहीं है। लॉयर लोग बताते रहते, देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, इट हैपेंस। सो कोर्ट में आप जाओगे तो नुकसान ही है, आपको जा भी नहीं सकते। ट्राइब्यूनल में जो जज बैठा वो स्पेशलाइज है कंपनी लॉ में, वो उसको मालूम है, आपका मामला देखते समझ भी जाएगा वो, ओके। नाउ लिसन, अ न्यू थिंग दैट आई एम टीचिंग यू। इन इंडिया देयर इज अ सिस्टम ऑफ अपील। अपील का एक सिस्टम है। अपील का मतलब क्या होता है? आज मान लो कि एक मुकदमा अदालत में आया, अदालत जो जजमेंट देगी एक जन के फेवर में रहेगा, एक जन के अगेंस्ट में रहेगा। तो गवर्नमेंट, सरकार, न्याय प्रणाली उसको एक और मौका देगी कि ठीक है, आप चाहो तो इस अदालत के पास किए हुए ऑर्डर को ऊपर वाली अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हो। तो वापस आपका मामला ऊपर वाली अदालत में सुना जाएगा, क्या पता शायद वहां आप जीत जाओ। तो इसको कहते हैं अपील। इसको क्या कहते हैं? अपील। इसका हिंदी भी अपील, इसका इंग्लिश भी अपील।
अपील का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि भाई अगर आप नीचे वाली अदालत में हार गए हो तो आपको उनका जजमेंट सही नहीं लग रहा, तो आप उनके जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकते हो ऊपर वाली अदालत में। तो एनसीएलटी के ऊपर कौन है? पूरा नाम नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। एपेलेट ट्राइब्यूनल का मतलब है ना, आप यहां पे डायरेक्ट केस नहीं कर सकते, आप केवल इसमें अपील कर सकते हो। अपील किसके खिलाफ? एनसीएलटी के जजमेंट के खिलाफ। जैसे मान लो एनसीएलटी में तुमने केस किया और तुम हार गए एनसीएलटी केस, तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपील कर सकते हो। कहां जाके? एनसीएलटी में, वहां अपील करो। तो एनसीएलटी जो है ना, वो डायरेक्टली आपका केस कभी नहीं लेता, वो नीचे से होके आएगा तभी लेगा। इसको हम लोग कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। मतलब ये अदालत सिर्फ अपील सुनती है, ये आपका केस डायरेक्टली शुरू में सुनने वाली नहीं है। आप शुरू में जा ही नहीं सकते नेकलेट में, ठीक है? शुरू में जब आपको जाना है मुकदमा करने, कहां जाओगे? तो हम लोग जब शुरू में केस करने जाते हैं जिस अदालत में, उसको कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है? ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं मल्टी चॉइस में काम आ सकता है। दिन प्रतिदिन पेपर पैटर्न टफ होते जा रहा है। आज भी कई लोग हैं जो उसी तरह से लॉ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं जो 10-20 साल पहले होता था। अब वो ज़माना गया। दिन प्रतिदिन पेपर का लेवल हार्ड होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज तुम लोग का भी तो लेवल हार्ड होते जा रहा है। यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तुम लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग अभी काफ़ी छोटे हो, यू डोंट नो दीज थिंग्स। आज से 20 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं ना, या 25 साल पहले, टीचर्स हुआ ही नहीं करते थे। मतलब जो आप ये देख रहे हो कि सीए सीएमए में इतने सारे टीचर्स है, देवर नो टीचर्स ओनली। टीचर्स थे ही नहीं, मतलब 25-30 साल पहले। मतलब सब लोग अपने आप पढ़ते थे, जैसे तैसे दे के आते थे। तो दिमाग भी हिला हुआ था, बुद्धि भी थी नहीं, तो पेपर भी हल्का आता था एकदम। उस जमाने में सेलेक्टिव स्टडी होता था। क्या होता था? सेलेक्टिव स्टडी। 10 चैप्टर में से 6 पढ़ के चले जाओ, पास भी हो जाओगे, रैंक भी आ जाएगा। फिर टीचरों की एंट्री हुई 25-30 साल पहले, ठीक है? जैसे मेरा एंट्री 10 साल पहले हुआ, मेरे रेंज में बहुत सारे टीचर्स हैं, और उसके पहले वाले रेंज में भी मतलब वो है जो 20 साल पहले एंटर किया, और फिर कुछ ऐसे हैं जो मतलब भीष्म पितामह है जो 25 साल पहले एंटर किए। उनके एंट्री के बाद से क्या हुआ? स्टूडेंट लोग का लेवल बढ़ गया, पढ़ के जा रहा है, लर्नेड है, एवरी स्टूडेंट नोज टू मच, तो पेपर का लेवल भी टू मच। तो अब आज ऐसा हो गया है हालत कि पेपर का लेवल अति हाईफाई आ रहा है और कॉम्पिटेटिवली बढ़ते जा रहा है। तो वो लोग कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस अदालत का है, एनसीएलटी की नेकलेट, योर आंसर इज, क्योंकि पहले आप केस करने कहां जाओगे? ओरिजिनल केस कहां करने जाओगे? एनसीएलटी। और अगर मैं बोलूं एपेलेट जुरिस्डिक्शन किसका है, तो तुम बोलोगे सर वो एपेलेट, वहां पे खाली आप अपील करने जा सकते हो, ठीक है? वी आर डन विद दिस। ये 4 नंबर टॉपिक था। 5 नंबर टॉपिक, कंपनी लॉ वगैरह में अदालत की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सर लॉ का जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट नहीं है, हर इंसान अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, तो इसीलिए मामला कभी कभी अदालत में जाता है, तो वो लोग इंटरप्रिटेशन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? वही बात लिखा हुआ है। द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो वहां पे आपको कौन चाहिए? अदालत चाहिए। अदालत बताएगा कि सही मतलब क्या है, ठीक है? अच्छा, हमेशा ऐसा होता है कि कोई किसी के खिलाफ मुकदमा करता है। मुकदमा समझते हो ना? लीगल केस, सूट। जो इंसान मुकदमा कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। जो मुकदमा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? प्लेंटिफ। अच्छा, जिसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, मतलब मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया किसी ने, तो वो प्लेंटिफ है। तो मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? दो नाम चलते हैं, या तो आप डिफेंडेंट बोलो या आप रेस्पोंडेंट बोलो, ठीक है? तो जो केस करता है प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ होता है रेस्पोंडेंट।
Okay, good. Now I am going to teach you something very special. They will not ask you in exam ever, but almost 90% स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, तो वो डाउट मैं दूर कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है? क्या नाम लिखा है टॉपिक का? लीगल साइटेशन। अभी तुम लोग कुछ हाईलाइट वाईलाइट नहीं करोगे, अभी कुछ मत मार्क करना, केवल मेरे को सुनना और बोर्ड को ताकना। तुम लॉ पढ़ रहे थे, अचानक से लॉ पढ़ते पढ़ते बीच में केस निकल के आ गया। तुम लोगों ने ऐसे तो तुम लोगों ने भी एक दो केस का नाम सुना ही होगा, सॉलोमन सुना ही होगा ना। तो वैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे। सॉलोमन तो बकवास था, ठीक है। तो तुम पढ़ रहे थे कानून, अचानक से केस निकल के आ गया, तुमने ये देखा लिखा हुआ, पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है? रमन वर्सेस राजू, AIR, ऑल इंडिया रैंक नहीं, ठीक है। AIR कुछ और है। AIR ब्रैकेट में 9, ब्रैकेट में 2011, फिर 373, फिर SC। तो ये ऑलमोस्ट हर केस लॉ में होता है, और स्टूडेंट इसको देख के एकदम सकपका जाता है। इसका मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। इस ग्रीन कलर के लाइन में 6 बातें लिखी हुई है। पहला, रमन वर्सेस राजू। रमन वर्सेस राजू का मतलब है केस किसने किया है? रमन। सो रमन इज द प्लेंटिफ, दैट्स नंबर 1, ठीक है। रमन वर्सेस राजू किसके खिलाफ किया है? राजू। तो जो आप पहला चीज पढ़े रमन वर्सेस राजू, आप उससे ये समझ गए कि रमन ने राजू के खिलाफ केस किया। सो द 2 पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर रमन एंड राजू। दैट्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू डिसाइफर्ड। ओके, नेक्स्ट, रमन वर्सेस राजू के बाद कॉमा देके लिखा है AIR। ये बहुत बड़ा चीज है। AIR क्या है? सुनो ध्यान से, बहुत फेमस है, सुनो। ऑल इंडिया रेडियो नहीं, अदालत में बहुत सारी अदालत है, उनमें हर वक्त कुछ ना कुछ केस पास होते रहते हैं। तो देर आर सर्टेन पब्लिकेशन कंपनीज, बुक पब्लिकेशन कंपनीज, जो हर बार क्या करते हैं, अदालत से जितना भी जजमेंट पास हुआ ना, उसको कंपाइल करके किताब में लिख देते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। जिसको खरीदना खरीद लो। तो सारे वकील लोग खरीदते हैं। कभी किसी जीवन में, भगवान करे ना हो, पर कभी किसी वकील से अगर पाला पड़ा, मिलने गए, उनके दफ्तर में इतना मोटा मोटा किताब भरा हुआ है एकदम। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको पढ़ के बैठा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। पढ़ा तो वो इतना सही होगा, पर भरी हुई पूरी किताब। तुमको उसके ऑफिस में लगे, ऑफिस में नहीं, लाइब्रेरी में आ गए। एक एक किताब क्या है वो? इट इज कंपेंडियम ऑफ केसेस, इट इज कंपाइलर ऑफ केसेस, ठीक है। तो कुछ भारत में बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस है, उसमें से एक एग्जांपल है AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है। AIR क्या है? एक बुक पब्लिकेशन कंपनी है। क्या है? बुक पब्लिकेशन कंपनी। उसका पूरा नाम, ये एक पब्लिकेशन कंपनी है। ये लोग क्या करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका हर महीने जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सबको एक ही किताब में डाल के प्रिंट करके बेचता है लोग। ये इनका काम है, ठीक है। ओके, अब सुनो और आगे सुनो। एक एक केस का जो जजमेंट आता है ना, वो बहुत लंबा होता है। फिल्मों में तुमने देखा होगा, मामला खत्म हो गया, जज जो है वो बोलेगा अब हम ऑर्डर दे रहे हैं। वो ऑर्डर में थोड़ा बहुत सेंटी डायलॉग मारेगा लिखा हुआ, और फिर फाइनली बोलेगा इसको लटका दो, इसको बाइज्जत बरी कर दो, ये सब बोलता है। दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फाइनल छोटा सा जजमेंट। पर जो असली जजमेंट फिर जज को बैठ के बनाना पड़ता है पीछे, वो बहुत मोटा होता है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 20 पेजेस अप टू 1000 पेजेस। तो जो फाइनल जजमेंट होता है ना, बहुत बड़ा होता है। तो अब क्या है कि वकील लोग को पूरा केस देखना पड़ता है। तो अब ये केस तो है सपोज, अब एक वकील है जिसको सपोज ये वाला केस एकदम डिटेल में पूरा पढ़ना है, तो उसको कहां मिलेगा? वो देखा कि लिखा हुआ रमन वर्सेस राजू AIR, मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर की जो बुक है उसमें मिलेगा। कौन से साल वाले में मिलेगा? 2000 कि AIR का 2011 में जो बुक पब्लिश हुआ था उसमें मिलेगा। अच्छा, 2011 के अंदर भी AIR ने ना जाने कितने बुक छाप दिए होंगे, तो उसका कौन सा वॉल्यूम नंबर 9 में मिलेगा, ठीक है। एक ही साल के अंदर कई वॉल्यूम्स पब्लिश होते हैं, तो ये वाला जजमेंट कहां मिलेगा? AIR द्वारा पब्लिश 2011 में वॉल्यूम नंबर 9 वाली किताब में मिलेगा। किस पन्ने में मिलेगा? पेज 373 में मिलेगा। अच्छा,
किस कोर्ट का जजमेंट है, HC या SC? SC मतलब, और अगर HC बोलता तो? एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट कभी भी ऐसे अकेला नहीं होता, हाई कोर्ट के पहले एक स्टेट का नाम लिखा होगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है, पर हाई कोर्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट है, 24-25 हाई कोर्ट है, हर स्टेट का अपना एक। तो हाई कोर्ट कभी ऐसे अकेला नहीं होता, उसमें लिखा रहता है कौन सा वाला हाई कोर्ट। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें 6 चीजें क्या क्या हैं, आइए देखिए। सबसे पहले पार्टीज का नाम, अब तुम लोग करो ना, हाईलाइटर करो जल्दी जल्दी। कर लिया? मेरी बात को सुनो, एकदम लाइन से पढ़ो। सबसे पहला चीज क्या होता है साइटेशन में, पार्टीज का नाम। दूसरा क्या होता है सर, मैगजीन का नाम। वो जो मैगजीन या बुक पब्लिकेशन कंपनी है जो छापती है, उस पब्लिकेशन कंपनी को अपने लॉ रिपोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ रिपोर्टर। तो वो वाला पब्लिकेशन हाउस जो रेगुलरली इस तरह के बुक्स को पब्लिश करता है, उनको लॉ रिपोर्टर बोला जाता है। तो हमारे इस केस में लॉ रिपोर्टर कौन है? AIR। वॉल्यूम नंबर कौन सा? 9। ईयर कौन सा? 2011। पेज नंबर बताओ? 373। कौन से कोर्ट का जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट जैसे ही इस टॉपिक को पढ़ता है, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ग्रीन कलर में, इसको हम लोग कहते हैं लीगल साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है टू गिव अ रेफरेंस टू समथिंग। साइटेशन का मतलब होता है टू गिव अ रेफरेंस टू समथिंग। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं तुमको। सपोज मैं आज तुमको पढ़ाते पढ़ाते लेटर से कि मैंने भगवत गीता से कोई भगवान जी का बोला हुआ वो तुमको डायलॉग मार दिया। एक डायलॉग था बहुत फेमस कृष्ण भगवान का, कर्म करो फल का इच्छा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर मैं तुमको आते यहाँ पे ऐसे उपदेश दूं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो इसको बोलते हैं सर हैज साइटेड भगवत गीता इन द क्लास। मतलब मैंने साइटेशन दिया किसी और किताब का। ठीक है, तो ये इसको लीगल साइटेशन बोला जाता है। अब एक स्टूडेंट का डाउट क्या था वो बता रहा हूं तुमको। स्टूडेंट बोलेगा सर अभी अभी आपने बोला कि जो कंपनियां बुक पब्लिकेशन करती है, ये सब जजमेंट निकालती है, उनको लॉ रिपोर्टर बोलते हैं, सही है। तो सर ऐसा इंडिया में एक तो होगा नहीं, बहुत सारा पब्लिकेशन कंपनी होगा, यस और नो? क्या इंडिया में एक ही ऐसा कंपनी है क्या AIR जो जजमेंट्स पब्लिश करता है, कि और भी होगा? और भी होगा। तो अगर मान लो आप AIR के बजाय किसी दूसरी किताब का रेफरेंस देते, तो साइटेशन ऐसा ही होता कि चेंज हो जाता। सेम एग्जाम्पल इन अ डिफरेंट वे, हाईलाइट करना। वही सेम जजमेंट आप किसी दूसरी किताब में भी तो देख सकते हो। अब अगर साइटेशन ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1 पार्टीज का नाम रमन एंड राजू। नंबर 2 लॉ रिपोर्टर कौन सा है? SCC, सुप्रीम कोर्ट केसेस, फुल फॉर्म लिखा हुआ है नीचे। फिर वॉल्यूम नंबर क्या है? 7। ईयर 2011। पेज नंबर वही होगा क्या? नहीं, बोलो क्या है पेज नंबर? 292। कोर्ट कौन सा? वो तो वही होगा सर, सुप्रीम कोर्ट। तो लीगल साइटेशन में जो ये नंबर्स वंबर्स लिखे रहते हैं ना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो आप एक लॉ का किताब पढ़े जहां AIR से साइटेशन था, दूसरा लॉ किताब में कोई और साइटेशन था, हो ही सकता है, इसमें क्या गलत है? आर यू ओके विद दिस? तो लीगल साइटेशन अलग अलग हो सकता है। अच्छा, हमें सर एग्जाम में क्या ये पूरा याद करना पड़ता है क्या, कॉमा ब्रैकेट नंबर, की हम सिर्फ केस में पार्टीज का नाम याद करते हैं, सिर्फ पार्टीज का नाम? तुम खाली इतना ही बोलते थे सैलोमन सैलोमन, तुमको उसके आगे वो नंबर कॉमा AIR वो सब बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट एक कदम आगे जाके मैं बोलूंगा तुम लोगों को छोटे क्लास में, मतलब इंटर में, केस का नाम भी नहीं चाहिए, तुमसे वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है। पूरे मेरे बैच में, ये जो 80 क्लास का, इस बैच में मुश्किल से 5 जगह ऐसा होगा जहां मैं बोलूंगा कि भाई प्लीज नाम याद कर लो। बाकी पढ़ाऊंगा 50 पर 5 जगह खाली बोलूंगा नाम याद कर लो, बाकी नाम याद करने का भी तुम्हारा कोई लोड नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इतना हार्ड पढ़ाई है नहीं जितना कुछ लोग बोल बोल के बना देते हैं, इतना हार्ड है नहीं, सिस्टम से करना पड़ेगा। 7वीं टॉपिक वी विल डू आफ्टर अ ब्रेक। एक शॉर्ट ब्रेक दे रहा हूं 5 मिनट्स का, फिर यहां पे आ जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 7। ओके, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में
कई बार मैं डायरेक्टली कैमरा को देख के ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स लाइक 90% 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जीडी में ऑल इंडिया लेवल मेरे को देखते रहते हैं, तो मैं कैमरे को देख के भी पढ़ाता रहूंगा, एड्रेस करता रहूंगा उनको डायरेक्टली। ओके, अभी तक मैंने 6 टॉपिक्स पढ़ाया तुम लोग को ब्रेक के पहले। तुमने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें तुम शायद जानते थे पर बहुत कुछ नहीं भी जानते थे, वो तुमको जानने को मिला। तो देखो ज्ञान बहुत सारा है, पर एक ही क्लास में सब कुछ एक बार में कैसे बताऊं, समय के साथ साथ आएगा। आज जैसे इतना कुछ सीखे, अगले क्लास में और बहुत कुछ सीखोगे, फिर और बहुत कुछ। तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट वन डे का थिंग, इट्स अ प्रोसेस। ये चलते आएगा चलते आएगा चलते आएगा चलते आएगा। तो तुम में से बहुत जन की बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, डोंट वरी, मैं सब हैंडल करूंगा। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, आई विल टेल यू। मैं पढ़ाई में भले ही बहुत अच्छा था, टॉपर था, पर मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को हर चीज पे बहुत ज्यादा उंगली होता था, मतलब डाउट बहुत ज्यादा। मतलब या तो आप अच्छे समझा दो तो मैं खुश हूं, मैं पूरा फाड़ दूंगा, नहीं समझ में आया तो मैं बस अटका हूं वहीं पे। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि मेरे को हर चीज में बहुत डाउट होता है। तो दैट डिड नॉट हेल्प मी एज अ स्टूडेंट, बट इट हेल्प मी एज अ टीचर। सो टुडे व्हेन आई टीच, आई ऑलरेडी इमेजिन कि पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त स्टूडेंट को यहाँ 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 वो डाउट होगा, आई नो इट। और मैं पहले से उसको क्लास में तुमको बता दूंगा, लिखा दूंगा, ताकि तुमको घर में डाउट नहीं आए। इतना ये लास्ट 2 साल से 2.5 साल से जब से कोरोना है, इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल मेरे टोटल 9,000 से 12,000 स्टूडेंट्स होते हैं, ये रेंज रहता है। इतने सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं, अलग अलग, मतलब इतने सारे, सबको क्लासेस जा रहा है। पर बिकॉज ऑफ माई टीचिंग टेक्निक कि मैं सारा डाउट्स क्लास में एड्रेस कर देता हूं, उनको डाउट्स बहुत कम आता है, बहुत कम। तो मैं वो हमेशा चेष्टा करता हूं कि सारा डाउट तुमको क्लास में करा दूं, ताकि झमेला एकदम ही नहीं रहे। तुम्हारे को घर में देखते वक्त या क्लास सुनते हो उतना डाउट नहीं आए। इक्का दुक्का डाउट आएगा, उसके लिए तो प्रावधान है ही, तरीका है ही। तुम मेरे से पूछोगे मैं बताऊंगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो आप लोग को ईमेल में व्हाट्सएप में लिख के गया ही है कि कैसे कैसे डाउट पूछना है, ठीक है। 7 नंबर टॉपिक, विंग्स, 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट के, सरकार के पूरे जितने भी अलग अलग विभाग हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब वो हिस्सा जो कानून बनाता है। लेजिस्लेटिव वो हिस्सा जो कानून बनाता है, मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाता है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, वही विधानसभा, विधान परिषद। सही है भाई। दूसरा हिस्सा क्या है बताइए? एग्जीक्यूटिव इज वो विभाग जो कानून का अनुपालन या एनफोर्स कराने में मदद करता है। अरे कानून तो है पर फॉलो भी तो कराना पड़ेगा, वरना लोग फॉलो थोड़ा करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉलो जो डिपार्टमेंट्स करवाते हैं उनको अपने एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। मेरा आप सबसे सवाल है, पुलिस थाना लेजिस्लेटिव है कि एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव है। पुलिस वाले कानून बनाते नहीं, कानून को पालन करते हैं। कैसे करते हैं उसमें नहीं जाएंगे, करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस एग्जीक्यूटिव। तो मोस्टली तुम लोग जितना भी तुम लोग का जिनसे पाला पड़ता है वो सब कौन है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एमसीए क्या है? अरे एमसीए मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए क्या है? एमसीए मैंने लिखा तो यहां है, बट एमसीए थोड़ा यहां है और थोड़ा यहां भी है। एमसीए रूल्स बनाता है कि नहीं? नोटिफिकेशन सर्कुलर तो वही बनाता है। तो एमसीए हैज गॉट पार्शियल लेजिस्लेटिव पावर एंड एमसीए आल्सो हैज एनफोर्समेंट पावर। तो एग्जीक्यूटिव भी है। मतलब एमसीए इज लाइक 90% एग्जीक्यूटिव, 10% लेजिस्लेटिव, ठीक है, ऐसा है। समझ में आ रहा बात? तीसरा अंग कौन सा है? जुडिशरी, मतलब समझते हो सर, अदालत, कोर्ट, ट्राइब्यूनल वगैरह। ओके, उनका काम क्या है? कानून को इंटरप्रेट करना। तो लेजिस्लेटिव का काम है मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव का एनफोर्स लॉ, जुडिशरी का इंटरप्रेट्स लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 8। अब कंपनी लॉ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है सरकार का, वो कैसा है, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक बार नंबरिंग करना तो 1 2 3 4, यहां अगले पेज में 5 6।
हो गया सर फटाफट, ठीक है लिख लिया 6। अब ये डिस्कस कर दूं फटाक से। सबसे पहले मंत्रालय का नाम बताइए, MCA फुल फॉर्म, यू नो इट, बात खत्म। सेकंड मिनिस्टर, व्हेन आई से मिनिस्टर इट मींस कौन है अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो संभाल रही है इसको, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये बदल सकता है, यू नेवर नो कब चेंज हो जाए, कौन आ जाए, तो वो नाम याद नहीं करना। अभी बोल रहा हूं तो इस वक्त ये है, कल कोई और हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसका मतलब क्या होता है, जूनियर मिनिस्टर हु हेल्प्स द मेन मिनिस्टर। इंडिया में 550 MP हैं, उसमें से मिनिस्टर टोटल कितने हैं 70, उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं 30, और जूनियर मिनिस्टर कितने हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इनके लिए मैंने दिखाया, तुम लोगों को दिखाया ना शायद, मैंने जाके उसमें ये दिखाया था ना मैंने, मिल गया दोनों ऐसे। तो ये खाली ना रेफरेंस के लिए होता है। अब मैं एक चीज बोलता हूं, क्या मेरे से वो लोग एग्जाम में पूछेंगे क्या कि एमसीए की वेबसाइट का लिंक बताओ, तो निर्मला जी का स्पेलिंग बताओ, तो निर्मला का तो फिर बता दोगे, सीतारमन में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो भाई ये सब ना खाली एक जान लिया शुरू में, बस बात खत्म। ये कोई, दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन मेमोराइजिंग और लर्निंग। कोई बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बस एक बार शुरू में जानना पड़ता है, बाद में फिर नो, बाद में असली कंटेंट पे आओ जो आएगा एग्जाम में। 4 नंबर क्या लिखा है, अरे यहां देख के 4 नंबर क्या लिखा है, RD रीजनल। ये क्या होता है सुनो, आज क्योंकि पहली बार है इसलिए एक एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं, सुन लो। डायरेक्टर नॉर्मली जो होते हैं वो कंपनीज में होते हैं, कि कंपनी है, कंपनी में जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो अंदर बैठता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे सपोज रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी जी डायरेक्टर हैं, तो हर कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर का एक और मतलब होता है, फिल्म डायरेक्टर नहीं, वो छोड़ दो, इसके अलावा एक और मतलब होता है सरकार के अंदर। सरकार कोई कंपनी है क्या, अरे इस गवर्नमेंट है कंपनी क्या, नो, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के अंदर जो ऊंचे लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको भी डायरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। आई रिपीट, गवर्नमेंट में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टर, ठीक है। ये गेटिंग माय पॉइंट। जैसे पुलिस में डायरेक्टर, तो मतलब वो एकदम टॉप लेवल का ऑफिसर होगा, समझ रहे हो। यहां पे रीजनल डायरेक्टर का मतलब है कि मिनिस्ट्री के अंदर, एमसीए के अंदर, ये एक टॉप लेवल का गवर्नमेंट ऑफिसर है, ओके। इंडिया को इन्होंने 7 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। नॉर्थ, तुम जानते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे करके, तो टोटल इंडिया को कितने भाग में बांट रखा है, 7 रीजन। हर रीजन का एक हेड ऑफिसर है जिसका नाम है रीजनल डायरेक्टर। तो टोटल कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं, हाईलाइट। ओके, जैसे जैसे मैं मार्क करते जाऊं, पढ़ते जाओ, पूरा वैसे मार्क करते रहना। जब क्लास खत्म होगी तुम खुद जाओगे, जब ना तुम देखोगे 4 पेज पूरा मार्क किया हो, तुमको रिवाइज करने में 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं बहुत सुंदर से यहाँ नोट्स बनाते जाऊंगा। मेरे को बार बार कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको भी फेयर कॉपी बनाना है क्या, नहीं बनाना है ना, मैं बना के दे रहा हूँ ना क्लास में, मैं तो बना ही रहा हूँ बुक में कॉपी में, तुमको क्यों अलग से टाइम पास करना है, तुम याद करने में ध्यान दो। रीजनल डायरेक्टर हो गया, नेक्स्ट। फिर नीचे कौन है अपना, ये नाम हम लोग सबसे ज्यादा सुनेंगे अपने 80 क्लास का जो पूरा जर्नी है, इसमें ये नाम बार बार आएगा, आरओसी 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 फुल फॉर्म। ये हर स्टेट में होता है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में। तो आप समझ लो ऐसे 25-26 आरओसीज होंगे, ठीक है। आरओसी को शॉर्ट में बोला जाता है रजिस्ट्रार। क्या बोलते हैं, तुम एग्जाम में या तो रजिस्ट्रार लिख दो या आरओसी लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं सर ये लोग,
क्या करते हैं ये लोग? बैक एंड प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स। मतलब जैसे सुनो, मैं यहाँ बैठा हूँ अपने ऑफिस में, बैठा हूँ, मेरे को कोई फॉर्म जमा करना है आरओसी में, तो तरीका सुन लो। अभी एक दिन मैं डिटेल में बताऊंगा, आज हल्का सा बता रहा हूँ खाली, ठीक है। सपोज मेरे को कोई फॉर्म जमा करना है, तो मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा, एमसी की वेबसाइट में जाऊंगा, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरा डिजिटल सिग्नेचर वो सब लगाऊंगा, और मेरे को जो फॉर्म भरना है मैं भर दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। आप अपने घर में या अपने ऑफिस में लैपटॉप में जब आप फॉर्म जमा करते हो एमसी का साइट खोल के, उसको फ्रंट एंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। अच्छा, जो फॉर्म में जमा किया हूं वो एमसीए के डेटाबेस में सर्वर में चला गया, अब उस वहां पे तो किसी को निकाल के प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। हु विल डू दैट? आरओसी। तो ये बंदा क्या करता है? बैक एंड प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स। आरओसी एक इंसान होता है बाकायदा, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, इंसान है एक। लास्ट ये नया आया है सीआरसी, फुल फॉर्म। कहां पर है ये? एक ही है पूरे इंडिया में। जो भी कंपनीज नया इनकॉर्पोरेशन होगा उसका बैकएंड प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? सीआरसी। मतलब सुनो, सपोज मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में, आज मुझे एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना है, ठीक है। तो नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए मैं एमसी की साइट में जाके सब भर दूंगा करके। मेरे को कहीं हिलना पड़ेगा कि मैं यहीं पे कर सकता हूं? मैं यहीं पे फ्रंट एंड में सब जमा कर दूंगा। अब क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड फाइलिंग है, तो इसका बैकएंड प्रोसेसिंग कौन करेगा? आरओसी करेगा कि सीआरसी करेगा? सीआरसी, ठीक है। आरओसी हर स्टेट में है, सीआरसी सिर्फ एक है, गुड़गांव हरियाणा में। पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इनकॉर्पोरेशन का बैकएंड प्रोसेसिंग कौन करता है? सीआरसी। तो इनकॉर्पोरेशन की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो आरओसी नहीं करता, वो कौन करता है? सीआरसी। वही आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। मैं सीआरसी के अंदर और भी एक दो बातें, वो बाद में आएगा, अभी नहीं, बाद में आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा अपना? 9। फॉर्म्स एंड ई फॉर्म्स, ठीक है। ये भी थोड़ा एक नॉलेज होना चाहिए तुमको, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फॉर्म? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो कोई गवर्नमेंट नहीं हूं, आई एम अ प्राइवेट पर्सन। तो तुम मेरे कोचिंग सेंटर में आए, यू वांट टू टेक एडमिशन, तो आपको रिसेप्शन में जो स्टाफ बैठा है वो एक फॉर्म देगा और बोलेगा आप उसमें डिटेल भर दीजिए, फिर उसको देख के वो इनवॉइस बनाएगा, फलाना ढिमका ढिमका, ओके। जो फॉर्म आपको दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म, उसका पर्पस क्या होता है मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। द पर्पस ऑफ द फॉर्म इज टू कलेक्ट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। अगर सोचिए कि कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ आया एडमिशन के लिए और हम लोग उसको फॉर्म नहीं देके ब्लैंक पेपर पकड़ा दिए और बोले बताओ अपने बारे में, तो वो तो चालू कर देगा, आई लव डांसिंग। अरे हमको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आई हैव टू टेल देम। तो मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा मैंने फॉर्म में प्रिंट किया, आपका नाम, एड्रेस, फलाना ढिमका, और फिर आपको दिया। सो नाउ व्हेन यू आर फिलिंग इट, यू ऑलरेडी नो कि आपको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सा फील्ड भरना है। तो फॉर्म इज बेसिकली अ फॉर्मेट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। फॉर्म का मतलब क्या होता है समझ लो, एकदम सिंपल। फॉर्म मतलब एक फॉर्मेट, फॉर्म मतलब शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। फॉर व्हाट? कलेक्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन की स्पेसिफिक, जो जैसा पर्पस है वैसा। अब मैं टीचर हूं तो मेरे को वैसा वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, आरओसी का फॉर्म भरोगे तो उसको वैसा वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, समझ लो बात को। तो फॉर्म इज अ फॉर्मेट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इसका एक उदाहरण, जैसे नेम, नेम लिखा है और फिर डब्बे डब्बे बनाए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? आपको सामने क्या भरना है? नाम भरना है अपना। और डब्बा क्या इंडिकेट करता है कि हर एक जगह पे एक अलग अलग अल्फाबेट डालो, ताकि आपके नाम में कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, लोग समझ जाए आसानी से आपका नाम क्या है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कई लोग का हैंडराइटिंग ऐसा होता है, ठीक है। तो
a form is a document for collecting information under specified fields. That's the first thing. सेकेंड टॉपिक इजी है. क्या लिखा है बोलो? बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म. भाई फॉर्म का बेनिफिट्स क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको एक फॉर्म बना के दे रहा हूं तो उससे आपको भी पता है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालना है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूटेगा नहीं ना कि भूल गए थे, क्योंकि वहां तो लिखा हुआ आपको भरना है. सो इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड नथिंग इज लेफ्ट आउट. ठीक है. नेक्स्ट, तुम सब जब एडमिशन लोगे तो तुमको अलग अलग फॉर्म दिया गया कि सेम? दैट मीन्स आई एम कलेक्टिंग सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. दैट इज द स्टैंडर्ड. तो सरकार भी जब सारे कंपनीज से इंफॉर्मेशन मंगाएगा तो सेम मंगाएगा कि नहीं? अरे ऑनलाइन करो. ठीक है, ये क्लियर. थर्ड, अगर मैं आपसे बिना फॉर्म दिए इंफॉर्मेशन मांगूंगा तो वो बहुत घटिया तरीके से आप मेरे को दोगे. उससे जब हम उसको पढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे तो दिक्कत होगा. तो अगर मैं ही एक फॉर्मेट बना के अच्छे से दे दूं, उसमें तुम इंफॉर्मेशन भरो, तो मिस्टेक का चांस कम है ना. मैं आसानी से समझ सकूंगा और इजीली प्रोसेस कर पाऊंगा. मेरे को पता है नाम ढूंढना है तो ऊपर में होगा, एड्रेस ढूंढना है तो बीच में होगा. ठीक है, बुक्स ढूंढना है तो नीचे होगा. आई नो दैट, आई नो द फॉर्मेट, सो आई नो कि कौन कहां पे मिलेगा इंफॉर्मेशन. सो प्रोसेसिंग करना बहुत आसान होगा. एक स्टेप आगे जाके मैं एक बात बोल रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं पर बस बोल रहा हूं, सुन लो. जमाना बदल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समझते हो? आजकल ये जो प्रोसेसिंग का काम है ना, ये भी पीछे कोई इंसान नहीं कर रहा, मशीन कर रहा है. ओके. इंडिया के अंदर लाखों लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, पीछे बैठ के ना कोई इंसान नहीं चेक कर रहा है. कौन चेक कर रहा है? मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो क्योंकि आप लोगों ने एक बने बनाए फॉर्मेट के अनुसार इंफॉर्मेशन दिया है, तो मशीन को बना बनाया फॉर्मेट समझ में आता है, मशीन को रैंडम समझ में नहीं आएगा. तो प्रोसेसिंग बिकम्स वेरी फास्ट. दैट्स द थर्ड पर्पस. ओके. नाउ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान, फॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप. फॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहला वाला क्या लिखा है बोलो मैंने? ऑनलाइन फॉर्म. दूसरा वाला ऑनलाइन फॉर्म मतलब जिसको आप इंटरनेट पे लाइव जाके भरोगे, ठीक है, और जमा करोगे सरकार के पास. ऑनलाइन फॉर्म को ई फॉर्म भी बोला जाता है. ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है. दूसरा होता है ऑफलाइन फॉर्म्स. ऑफलाइन फॉर्म मतलब नो इंटरनेट और आपको वो जमा भी नहीं करना, नो फाइलिंग. ठीक है, वो खाली आप भर लो और अपने ऑफिस में रख लो, उसको बोलते हैं ऑफलाइन फॉर्म्स. खाली आप भर के अपने पास रख लो, गवर्नमेंट को अगर चाहिए होगा तो आपसे आके मांग लेगा, नहीं चाहिए होगा नहीं मांगेगा. सो ऑनलाइन फॉर्म्स आर फाइल्ड विद आरओसी. ऑफलाइन फॉर्म्स आर नॉट फाइल्ड विद आरओसी. दे आर जस्ट फॉर्मेट्स ऑफ रजिस्टर्स विच यू कीप एट योर ऑफिस. ठीक है. हम लोग को सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म ऑनलाइन है और कौन सा ऑफलाइन है? मैं बताऊंगा. और कैसे पता चलेगा? मैं पढ़ाते वक्त जब जो फॉर्म आएगा तब मैं बताते जाऊंगा ये ऑनलाइन होता है ये ऑफलाइन होता है. ठीक है. ओके. ये क्या नंबर चल रहा है? 9. लास्ट नंबर 10. बस ये सर लास्ट टॉपिक है. तो इसी के साथ अपना कंपनी लॉ बेसिस कंप्लीट होगा और फिर अगले क्लास में अपने चैप्टर नया चालू करेंगे. अभी फिलहाल इसको करा रहा हूँ मैं. सुनना ध्यान से थोड़ा. ये जो अभी ज्ञान मैं डिस्कस कर रहा हूँ दूर दूर तक एग्जाम में नहीं आएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ. ये ज्ञान एक्चुअली इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये ज्ञान कंपनी लॉ में नहीं इनकम टैक्स में डाला हुआ है, बट इट रिलेट्स टू लॉ. तो मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा और मैं ये इनकम टैक्स की क्लास में भी पढ़ाऊंगा. एग्जाम्पल अलग अलग रहेंगे पर मैं दोनों जगह पढ़ाऊंगा.
ये एग्जाम में तो नहीं आता पर आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। जैसे ये पूरा चैप्टर ही रेफरेंस के लिए, यू मस्ट नो ऑल दिस ज्ञान जो मैं पढ़ाया हूं, ताकि यू डोंट साउंड लाइक एन इलिटरेट पर्सन व्हेन यू गो टू ऑफिस समडे। एक दिन तो जाओगे ना ऑफिस में काम करने, कि जीवन भर कोचिंग कोचिंग खेलते रहोगे, एक दिन तो जाओगे ऑफिस में काम करने। कभी ना कभी तो दुनिया ऑफलाइन होगी पूरी। अब तो ऑफिस भी खुल गए, लोगों को जाना पड़ रहा है ऑफिस में काम करने के लिए, उनको तकलीफ भी हो रहा है कि घर से हिल के जाना पड़ रहा है, पर कब तक घर में बैठे बैठे काम होगा, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस। तो यू शुड साउंड वेरी स्मार्ट व्हेन यू मीट पीपल, व्हेन यू गो टू ऑफिस, तब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लासरूम में मेरा जो मन है मैं बोलूंगा, पर जब मैं गांव के मतलब दुनिया के सामने जाऊंगा तब तो मेरे को प्रॉपर भाषा बोलनी पड़ेगी। इसको रीड करते हैं सेक्शन 3, इसको 3 के बाद ब्रैकेट में एक नंबर लिखा है, इसको रीड करते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। सुनो अभी थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से। इसको बोलते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। और नीचे वाला जो है ना, जहां अल्फाबेट दिया हुआ है ब्रैकेट में ए, अल्फाबेट्स जब होते हैं ना तो जनरली वो क्लॉजेस होते हैं। क्या होता है? क्लॉज। तो इसको पढ़ेंगे सेक्शन 3 क्लॉज ए, ठीक है। तो सेक्शन नंबर तो ठीक है, ब्रैकेट में जो चीज लिखा हुआ रहता है उसको या तो आप सब सेक्शन बोलते हो या क्लॉज बोलते हो। जनरली नंबर्स में ब्रैकेट में अगर नंबर है तो वो सब सेक्शन है, लेकिन अगर ब्रैकेट में अल्फाबेट है तो वो क्लॉज है। हालांकि ये हर बार ये ज्ञान अप्लाई नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि ब्रैकेट में नंबर है पर आप उसको सब सेक्शन नहीं क्लॉज बोल रहे हो। तो ये तो सर मतलब गूगली हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगर ब्रैकेट में नंबर वाले को आप सबसेक्शन भी बोल सकते हो, क्लॉज भी, तो सर मैं कैसे समझूंगा कि क्या है वो? इसका उपाय है और बहुत सिंपल उपाय है, आई विल टेल यू, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर इस तरह का गुगली सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 में होता है। आई रिपीट, कंपनी लॉ जो मेरा ये बैच चल रहा है, इसमें इस तरह का गुगली कि ब्रैकेट में नंबर है पर उसको क्लॉज बोलेंगे, ये सिर्फ सेक्शन 2 में होता है। सेक्शन 2 इज अबाउट डेफिनेशंस। सेक्शन 2 इज अबाउट डेफिनेशंस। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कंपनी लॉ के अंदर एक सेक्शन 1 है, ठीक है, उसमें फालतू फालतू ज्ञान लिखा हुआ है, कुछ मस्त नहीं, वो पढ़ाऊंगा मैं अगले क्लास में। फिर उसके बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 के अंदर ब्रैकेट में 1 2 3 4 95 तक है, मतलब मोर और लेस यू कैन से 95 definitions are there. Now these definitions are not connected to one another, they are independent, अलग अलग टॉपिक पे है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे है। तो जब अलग अलग चीजें जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग टॉपिक पे है, तब उनको सब सेक्शन नहीं बोला जाता, तब उनको क्लॉज बोला जाता है। जैसे लुक एट दिस, कंपनी लॉ में सेक्शन 2 किस चीज का होता है सर? डेफिनेशन, ठीक है। जो पहला वाला डेफिनेशन है वो किस चीज का डेफिनेशन है? अब्रिज प्रोस्पेक्टस। ये टॉपिक एक हमारे सिलेबस में बाद में आएगा, आई विल टीच यू अब्रिज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस समझते हो? आईपीओ में बांटा जाता है, पब्लिक इशू होता है उसमें बांटा जाता है, तो उसी में एक होता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। एक दिन आएगा जब मैं डिटेल में घुस के पढ़ाऊंगा, आज वो दिन नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 2 का 1 में किस चीज का डेफिनेशन है? अब्रिज प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 2 का 2 में किस चीज का डेफिनेशन है? अब आप ही मेरे को बताओ, अब्रिज प्रोस्पेक्टस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई लेना देना है क्या? पूरा अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग चीजें एकदम डिफरेंट, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तब ब्रैकेट में जो नंबर होता है उसको क्लॉज बोला जाता है, सबसेक्शन नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको 2 का 1 को आप पढ़ोगे कैसे? सेक्शन 2 क्लॉज 1। ये 2 का 2 कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 2। ऐसे करके 95 तक है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, एकदम सिंपल करके बोल रहा हूं, नो हाईफाई ज्ञान, एकदम सिंपल। कंपनी लॉ में इस तरह का बदमाशी कौन से सेक्शन में होता है? बाकी सब जगह कहीं भी आप ब्रैकेट में नंबर देखोगे, यू विल ऑलवेज से सब सेक्शन है। खाली डेफिनेशन में जब आओगे कंपनी लॉ में, तो सेक्शन 2 के बाद जो लिखा है उसको सब सेक्शन नहीं क्या बोलेंगे? क्लॉज, ठीक है। लिखो।
कंपनीज एक्ट में इस तरह का चीज कहां मिलेगा? सिर्फ सेक्शन 2 में मिलेगा। इनकम टैक्स में इस तरह का चीज कहां मिलेगा? 2 जगह मिलेगा। कहां कहां देख के बोलो? सेक्शन 2 डेफिनेशन एंड सेक्शन 10 एग्जेम्पशन। वहीं पे होगा कि ब्रैकेट में नंबर लिखा है पर बोलेंगे क्या? क्लॉज है वो, क्योंकि सब अलग अलग चीज पे है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो स्पेशलाइज्ड ज्ञान होता है ना, ऐसे बोलो, ऐसे बात करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ये सब एग्जाम में आने वाला, इट्स ओनली फॉर योर लाइक नॉलेज। ओके, यूजुअली कभी भी ब्रैकेट में अगर अल्फाबेट लिखा है ABCD, दैट्स कॉल्ड क्लॉजेस। नंबर लिखा है, दैट्स कॉल्ड सबसेक्शन। हाउएवर जब हम डेफिनेशंस की बात करें सेक्शन 2 में, वहां ब्रैकेट में जब नंबर लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लॉजेस। और इनकम टैक्स में सेक्शन 10 में भी ब्रैकेट में जब नंबर उसको क्या बोलेंगे? क्लॉजेस। ठीक, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होता, सब अलग अलग क्लॉज, आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्या सर हमको ये लिखा पढ़ा याद करना है क्या? नहीं, जो इसमें लिखा है मैंने समझा दिया। यू डोंट हैव टू लर्न, जस्ट यू नीड टू नो इट फॉर वंस। ओके, दैट कंप्लीट्स दिस चैप्टर। ये अपना पहला छोटा चैप्टर नंबर था, बेसिक्स, ये कंप्लीट होता है। कॉपी वर्क कुछ नहीं है, यहां लिख दो। हर क्लास में एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, तो आज का ये पूरा पेज तुम्हारा ब्लैंक ही रह गया, ब्लैंक रहने दो, ठूंसना मत। ठीक है, कॉपी नोट सजा के बनाने दो, हर क्लास फ्रेश पेज। तो अगले क्लास में सेकंड क्लास फ्रेश पेज। ये आज ऐसे कि आज की क्लास में जब तुम घर में कॉपी खोलोगे क्या, अच्छा आज की क्लास में सर सारा का सारा बुक से पढ़ाया, तुमको याद रहेगा ना? ठीक है, कि सर बुक से पढ़ाया, तुम सीधा बुक में जाके देखोगे और क्या। नाउ वेट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट वन स्मॉल थिंग। कहाँ गया? कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स में आपको बता चुका ऑलरेडी। 1 2 अभी मैंने क्या पढ़ाया? 3। 1 और 2 सेल्फ रीड है, वो आज रीड नहीं करना, जब कभी जन्म में खाली मौका मिले तब, नहीं तो ऐसा कुछ उसमें खास बात नहीं, वो तो रेफरेंस की चीज है कि लिखते कैसे हैं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। जब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा देन आई विल टीच यू। अगले दिन विल स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन एंड OPC। मैं एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, 1 सेकेंड लास्ट खाली। हर क्लास मेरी 2 घंटे की रहेगी, एक छोटा सा बीच में मैं ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। जो लोग भी गूगल ड्राइव में कर रहे हैं लैपटॉप या मोबाइल ऐप पे, उनको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, वो एक ही सांस में 2 घंटे का क्लास पूरा कर सकते हैं, ब्रेक लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास में क्या होता है कि मैं लगातार बोलते रहता हूँ, मेरा गला थक जाता है, तो मुझे एक शॉर्ट ब्रेक चाहिए, इसलिए। दूसरी बात है, लर्निंग का अप्रोच आप क्लियर समझ लो। 3 बातें लर्निंग अप्रोच में, 100% कवरेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, BCom 11-12 नहीं है, यहाँ पे एकदम पेपर बहुत हार्ड आता है, चेकिंग बहुत हार्ड होती है, तो 100% कवरेज करके जाओगे तब जाके। देखो सुनो, बोर्ड में जो 12 में एग्जाम था ना, उसमें 100% पढ़ के जाओगे तो 105 आएगा, तुम इंडिया नहीं वर्ल्ड टॉपर बन जाओगे। ठीक है, ये वैसा नहीं है, यहां पर 100% पढ़ के जाओगे तब 50+ आएगा। ठीक है, तो 100% पढ़ते हो ना, तो कभी ये मत सोचना हम तो एहसान कर रहे दुनिया पे 90 आएगा, नहीं, तुम 100% पढ़ोगे तो 50 नंबर आएगा यहाँ पे। आर यू क्लियर ऑन दिस? तो 100% कवरेज द फर्स्ट मंत्रा। सेकंड Q&A, क्वेश्चन आंसर को इज्जत दो, क्वेश्चन आंसर को बाकायदा पढ़ो, रिवाइज करो शुरू में, बाद में एग्जाम टाइम में मत करना, पर पहले पढ़ो, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। एंड थर्ड, आई टोल्ड यू डेली रिविजन। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक सिद्धार्थ अग्रवाल मेन चैनल, एक दूसरा चैनल है डेली रिवीजन। उसमें हर क्लास जो मेरी होती जाएगी ये, उसके बाद में सेम डे या अगले दिन सवेरे सवेरे ही एक रिवीजन वीडियो डाल दूंगा कि जो भी मैंने आज पढ़ा है उसका एक 5-10 मिनट का रिवीजन वीडियो, ताकि अगले दिन आने के बाद तुम वो रिवाइज कर लो पहले से, ताकि जब हम लोग मिलें तो हर क्लास एक फ्रेश पूरा नया डिस्कशन हो। ठीक है, ये जितने भी मेरे छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस जाएंगे ये डेली बेसिस में जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे डेली रिवीजन में। प्लस मैं एक और काम करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गूगल ड्राइव या मोबाइल ऐप में कर रहे होते हैं बाद में, तो उनको बाद में क्लास करना है। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा पढ़ाते पढ़ाते, तो उस चैप्टर को सपोज पढ़ाने में मुझे 5 क्लास लगा है और 5 क्लास में मैंने 5 बार रिवीजन कराया 10-10 मिनट का, तो वो 5 वीडियोस को मैं कंबाइन करके एक फुल चैप्टर 1 रिवीजन वीडियो बना के भी डाल दूंगा अलग से अपने मेन चैनल में। ठीक है, और उसका लिंक भी मेरे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, मेरे वेबसाइट में अलग अलग पेजेस है वहां पे डाल दूंगा, तो वहां से आप ट्रेस करके रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्लास वाइज रिवीजन भी मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज रिवीजन भी मिलेगा, और जब ये सारा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा तो सारे चैप्टर का रिवीजन कंबाइन करके भी एक महापूरा लंबा रिवीजन बना देंगे। ठीक है, तो हर फॉर्मेट में वो रिवीजन अवेलेबल रहेगा डिपेंडिंग ऑन व्हेनेवर यू वांट टू डू इट। ठीक है, तब तुम रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? बिकॉज एवरी डे व्हेन वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक। क्लोज करते हैं। थैंक यू।